तो चैप्टर है इजी है एज कंपेयर टू ऑल दी अदर चैप्टर्स इन फर्स्ट टर्म, तो वही चैप्टर अभी हम रिवाइज करेंगे। आज हम यही चैप्टर रिवाइज करेंगे, वन शॉट रिवीजन इस पूरी चैप्टर की करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस चैप्टर से, जो आपके सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपका जो पेपर हो रहा है सैटरडे को उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो फिर चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग मुझे याद दिलाओ कि ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ते हैं? सबसे पहला टॉपिक न्यूटन लॉ पढ़ा जाता है ना। सब बच्चे बोलते हैं कि मैम न्यूटन ने ऐसे हमारी जिंदगी पूरी बर्बाद कर दी। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा जाता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है बेटा? सिंपल सिंपल चीजें बता रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल रिवीजन भी करेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है? न्यूटन का ही किया धरा है सब, बिल्कुल सही बात है। ये कुछ ऐसे बोलता है कि अगर मेरे पास दो मासेस हैं, ठीक है, एक मास है m1, दूसरा मास है m2, दीज मासेस आर एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें क्या बोलता है कि जो फोर्स एक्ट कर रही है इन दोनों मासेस के बीच में, स्टक है, एक सेकेंड, अभी विजिबल है बच्चा? दिख गया न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यही बोलता है कि अगर मेरे पास ये दो मासेस हैं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, तो अगर इसको मैं नॉर्मल फॉर्म में लिख रही हूं तो डायरेक्टली लिख सकते हैं कि फोर्स विल बी इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यही होता है ना। यहाँ पर ये आता कहां से है? ये आता कहां से है? जब हम बोलते हैं कि जो फोर्स होगी इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। बेटा आकिब सर हैं आपके डाउट सेशन में, ठीक है, आकिब सर आज डाउट सेशन हैंडल कर रहे हैं, क्लास में मैं हूँ। ऑलराइट, तो आपकी फोर्स की वैल्यू आ गई। इसी फोर्स को, जो थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है, इसी सेम फोर्स को आप लोगों ने वेक्टर फॉर्म में भी लिखा होगा। ठीक है, यही वाली जो सेम फोर्स होती है इसको आप वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। करा था वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट, है ना। तो वेक्टर फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ इस तरीके से करते हैं कि अगर ये पार्टिकल मेरा फर्स्ट पार्टिकल है और ये पार्टिकल मेरा सेकंड पार्टिकल है, तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आपकी फोर्सेस लग रही हैं। इस तरीके से दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी जो रही है उसको हम कहते हैं F12। ठीक है, दिस फोर्स इज नोन एज F12। जो फोर्स आपकी 1 और 2 के बीच में लग रही है, जो फोर्स आपकी 1 पे लग रही है बिकॉज ऑफ 2, और ये जो दूसरी फोर्स है इसको हम कहते हैं F21, जो फोर्स आपकी 2 पे लग रही है बिकॉज ऑफ 1। ठीक है, फिर से स्टक है स्क्रीन। ऑलराइट, हाँ मैजिक की जरूरत है, अभी विजिबल है बच्चों? ठीक है, तो न्यूटन के लॉ में वेक्टर फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो F21 है इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो कुछ g m1 m2 अपॉन मॉड ऑफ r21 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय r12। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो भी आपका वेक्टर फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक और चीज जो आपने देखी होगी वो ये देखी होगी कि ये जो फोर्सेस होती हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट होती हैं। तो F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये जो पूरी की पूरी चीज हमने पढ़ी है, यहाँ से आप देख सकते हो कि ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी वैलिड हो गया, है ना। ठीक है, तो ये जो जी होता है आपका, जी बढ़िया चीज है। जी जो होता है आपका वो आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है। कैपिटल जी जो आपकी क्वांटिटी है ना, वो आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू कांस्टेंट के बराबर होती है, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं करती है। बॉडी के मास पे, बॉडी के साइज पे, कौन से प्लैनेट के बारे में बात हो रही है, मीडियम क्या है इन बॉडीज के बीच में, किसी भी चीज पे ये वाली जो चीज है वो आपकी डिपेंड नहीं करेगी। इज दिस ओके गाइस? ठीक है, तो प्रेजेंटली स्टक है, वैल्यू विजिबल है सब बच्चों को? जी की जो वैल्यू आती है बेटा, बच्चे पूछ रहे हैं जी की वैल्यू कितनी होती है, जितनी मुझे याद है आई थिंक इट इज 6.67 इंटू 10 रेज टू 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। ये इसकी यूनिट होती है ना। 9.8 नहीं होता बेटा, ये जो जी होता है वो स्मॉल जी होता है, वो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये आपका कैपिटल जी है, ये आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। इज दिस ओके गाइस? यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? ठीक है, इसमें तो कुछ ऐसे गड़बड़ वड़बड़ नहीं हुई? यस, वेरी गुड। तो ये आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, इसकी डायमेंशंस भी आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, 10 रेज टू -11, राइट, इट इज 10 रेज टू -11।
ऑलराइट, ये आपकी जी की वैल्यू आ गई। तो जी की वैल्यू आपकी किसी भी आप प्लैनेट के बारे में बात करो वो सेम रहती है। अब हमारे को फोर्स तो पता चल गई। इसके बाद आप लोगों ने जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। लग रहा है कुछ फेमिलियर कि हाँ मैम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी होती है ना? यही तो न्यूटन ने बताया था कि हाँ एक्सेलरेशन न्यूटन ग्रेविटी आएगी। कोई एप्पल है, अगर एप्पल ऐसे पेड़ पे है और वो उनके सर पे गिरा, तो उन्होंने बोला कि एप्पल कैसे गिर रहा है, वो अपने आप थोड़ी गिर रहा है ना? बिल्कुल सही बोला शिवानी ने, छोटा जी। ठीक है, उसने वही चीज बोली न्यूटन जी ने कि एप्पल अपने आप तो गिर नहीं रहा है, इस पे कुछ फोर्स एक्ट कर रही है तभी ये नीचे गिरना चाहिए। ठीक है, तो उसने वही बताया कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पे लग रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ये नीचे गिरता है। ऑलराइट, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन भी यही होती है। इसकी डेफिनेशन भी आप इसको ऐसे ही लिखते हो, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, यही होती है इसकी डेफिनेशन कि एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस हुई है बॉडी में अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी वाली जो फोर्स है उसकी वजह से कितनी आपकी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल जी से। अब जी की वैल्यू भी बच्चों ने निकाली होगी। कैसे निकालते हैं जी की वैल्यू? बहुत सिंपल है, जी की वैल्यू निकालना कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको पता है कि फोर्स की वैल्यू कितनी है? जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना? यही आपकी फोर्स की वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू बिल्कुल सही बोल रहे हो, स्मॉल जी की वैल्यू आपकी 9.8 आती है। तो आपको पता है कि फोर्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू एम जी, है ना? जहां पे एम आपका मास ऑफ द बॉडी है, एम है आपका मास ऑफ बॉडी। ठीक है, तो जब आप यहां से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालते हो तो आप डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन लिखते हो कि जी कम्स आउट टू बी इक्वल टू, स्टक है, आज ज्यादा स्टक हो रही है स्क्रीन, दिख रही है बेटा? जो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आती है, इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो अब आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो m है, दिस इज मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ ले सकते हो। अगर आप दूसरा प्लैनेट भी लेते हो, अगर आप कोई भी दूसरा प्लैनेट लेते हो तो ये आपका मास ऑफ द प्लैनेट आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और ये जो आर होता है वो एक तरीके से होता है कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो एग्जैक्टली कहाँ पे है एज कंपेयर टू दी जो भी आपका सेंटर है उस चीज का। ठीक है, ठीक है, तो इसको रेडियस ऑफ द प्लैनेट से भी रेफर किया जाता है, रेडियस ऑफ अर्थ इसको कहा जाता है। किसी और प्लैनेट पे जाओगे तो ये रेडियस प्लैनेट का हो जाएगा। यहां तक क्लियर है बच्चों कि हाँ मैम जी की वैल्यू आ गई, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इसको आप याद रखोगे। ठीक है, इसको आप याद रखोगे। तो जब आप यहाँ पर अर्थ का मास पुट इन करते हो, बेटा मास ऑफ बॉडी के बाद कुछ नहीं लिखा, उसके बाद जी का एक्सप्रेशन लिखा है। अच्छा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, जब आप यहाँ पर अगर आपको दूसरा कोई प्लैनेट गिवन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मास डबल है, रेडियस आधा है, तो बताओ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी? तो बचपन से यही क्वेश्चन करते हुए आ रहे हो। ऑलराइट, अब इंपॉर्टेंट चीज यही रहती है कि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये आप देख सकते हो कि आपके कुछ कुछ चीजों पे डिपेंड करती है। ठीक है, कुछ कुछ चीजों पे आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो डिपेंड करती है। बेटा अर्थ का आपका रेडियस कुछ 6400 किलोमीटर के बराबर रहता है। ठीक है, तो ये अब वैल्यूज याद रखना, क्यों मेरे पे इतना स्ट्रेस डाल रहे हो? कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है वो है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये सुना होगा सब बच्चों ने, ऐसा नाम तो सुना ही होगा, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? एक तो आपके ये हाइट पे डिपेंड करती है, ऑल्टीट्यूड पे डिपेंड करती है। अगर आप माउंटेन्स पे जा रहे हो, अगर आप पे हो, तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कुछ अलग होती है। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर आपका हाइट का होता है, दूसरा फैक्टर आपका डेप्थ का होता है, तीसरा फैक्टर आपका हमें पता है कि अर्थ जो है वो परफेक्ट स्फीयर है नहीं, तो उसकी वजह से भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपकी चेंज हो जाती है। तो इसकी डेरिवेशन भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, मैं इसको आज ब्रीफली ही डिस्कस करूंगी। सबसे पहला जो इफेक्ट मैं बात कर रही हूँ दैट इज इफेक्ट ऑफ ऑल्टीट्यूड। ठीक है, सबसे पहली जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ ऑल्टीट्यूड की। मुकेश बेटा मैंने ना उसको अपने बिटली लिंक में भी ऐड कर दिया, तो आप बिटली लिंक में जाओगे वहां से आपको मिल जाएगी। ठीक है, अभी विजिबल हो गई बच्चों? तो इफेक्ट ऑफ ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या है कि सपोज ये मेरी अर्थ है, ये डायग्राम बच्चों ने बहुत बार देखा है। अच्छा नहीं बनता यार, सर्कल बनाना बहुत मुश्किल काम है, फिर से ऐसे परफेक्ट सर्कल एक्सपेक्ट मत करना। ये सपोज उसका सेंटर वाला पॉइंट है। ठीक है, ये आपको बेटा हम आज पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन।
ठीक है, ये आपका सेंटर वाला पॉइंट है, आपको पता है कि अर्थ का रेडियस जो है वो आर के बराबर है। अब मैं बोल रही हूँ मेरी ऑब्जेक्ट इधर प्रेजेंट है, दिस इज वेयर माई ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट। ठीक है, और ये जो हाइट है यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू एच। ठीक है, यहाँ पे मेरी जो बॉडी है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर मेरी हाइट एच के बराबर है। ठीक है, तो अब हमें निकालना है कि ये हाइट का चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे चेंज होती है। तो सबसे पहले मैं जी की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इज दिस ओके? स्टक है? एक सेकेंड। हाँ बेटा, नोट्स मिल जाएंगे रिवीजन के, क्यों नहीं मिलेंगे? रिवीजन के सारे नोट्स अपलोडेड है बेटा, अभी भी आपका जो बिटली लिंक है उस पर अपलोडेड है। ये आपकी आ गई इनिशियली, कि भाई इनिशियली क्या वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। अगर मैं ये वाले पॉइंट बी की बात कर रही हूँ, दिस इज एट पॉइंट बी। हाँ बिल्कुल सही बेटा। अब अगर मैं पॉइंट बी की बात कर रही हूँ, एट पॉइंट बी, तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आर की जो वैल्यू है वो चेंज हो गई है। इज दैट ओके गाइस? आर की जो वैल्यू है वो चेंज हो गई है। ठीक है, तो यहां से जब आप नई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू लिखोगे वो कितनी आ जाएगी? मास तो आपका सेम ही है ना, प्लैनेट का मास थोड़ी चेंज हुआ है, बट आर की वैल्यू चेंज हुई है, तो जीएम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर आपके पास वैल्यू आ जाती है। ठीक है, इज दिस ओके? अब यहां से बेटा थोड़ी सी मैथमेटिकल डेरिवेशन होती है, इसको आप दोनों का रेशियो ले सकते हो, फिर आपके पास जो रेशियो रहता है उसको डिवाइड करके बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के आपके पास फाइनल आंसर आता है। एंड द फाइनल आंसर विच यू ऑब्टेन इज दैट ये जो नई जी प्राइम की वैल्यू है, इट इज एक्चुअली इक्वल टू जी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2h अपॉन आर। तो आई थिंक एक बच्चे ने पहले चैट बॉक्स पे ये आंसर भी लिख दिया था, तो बिल्कुल सही लिखा है बेटा। ठीक है, तो यही आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्सप्रेशन आता है। जब आपका हाइट इंक्रीज करता है तो आप देख सकते हो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर आप माउंटेन्स पे जा रहे हो, आपकी हाइट इंक्रीज कर रही है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती है एज कंपेयर टू प्लेन। इज दिस ओके गाइस? ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा? पूरी डेरिवेशन बहुत मतलब मुश्किल हो जाएगी, इसको खाली आप डिवाइड करते हो, इन दोनों को आप डिवाइड करते हो, आर स्क्वायर से डिवाइड करोगे और आंसर आ जाता है, मुश्किल डेरिवेशन नहीं है। बेटा माइक ऑन नहीं कर सकते, नहीं, यहाँ पे डेरिवेटिव का कोई यूज नहीं है सरिता बेटा, यहाँ पे डेरिवेटिव का कोई यूज नहीं है। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन होता है, तो यहाँ पे अब आपको खाली इन दोनों को डिराइव करना है, इन दोनों को डिवाइड करना और आपके पास आंसर आ जाएगा। हाँ, एक बार सब इसकी डेरिवेशन देख लेना, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाती है। ठीक है, तो अब एक तो ये फैक्टर हो गया कि मैम अगर हाइट चेंज हो रही है तब मेरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो रही है। एक दो चीजें और बताओ किस पे डिपेंड करती है आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और किस पे डिपेंड करती है? ठीक है, वेरी गुड, बच्चों ने बोला डेप्थ, तो सेकंड पॉइंट हम डेप्थ का ही डिस्कस करते हैं। बेटा एक बार इसकी डेरिवेशन एनसीईआरटी में खोलना, यही वाले स्टेप मेजर है कि आपने जी की दोनों वैल्यू समझ ली, उसके बाद खाली दोनों को डिवाइड करके आंसर निकाला और कुछ नहीं किया। ठीक है, सो वेरी गुड, सब बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हैं। डेप्थ से भी फर्क पड़ता है, इफेक्ट ऑफ डेप्थ भी मैटर करता है। चलो मैं डेप्थ की छोटी सी ब्रीफली आपको बताती हूँ कि इस सिचुएशन में अब क्या होता है। तो अब डेप्थ का मतलब क्या है? वो जो हाइट वाली डेरिवेशन है वो इजी है, डेप्थ वाली डेरिवेशन थोड़ी ट्रिकी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास ये आपका अर्थ है, दिस इज योर अर्थ, या फिर दिस इज एनी प्लैनेट। ठीक है बेटा, मैंने वो नोट्स ऑलरेडी भेज के आप लोगों को बताया है। अब डेप्थ का क्या मतलब है? ये था मेरा सेंटर ऑफ द अर्थ, अब जो मेरी बॉडी है ना वो कुछ इधर आ गई है। ठीक है, नाउ माई बॉडी इज समवेयर हियर, कैन यू सी दिस येलो लाइन? ठीक है, नाउ माई बॉडी इज हियर, तो मतलब इसकी कुछ डेप्थ वगैरह जो है वो चेंज हो गई है ना, मतलब ये जो बॉडी है इसको मैंने गाड़ दिया है, अर्थ के अंदर गाड़ दिया, क्या दिक्कत है ना? अर्थ के अंदर गाड़ दिया, क्या दिक्कत है? ठीक है, शिवानी बच्चा समझ में आ रहा है? ऑल राइट, तो अब आप लोग सबसे पहले तो ये पॉइंट नोट करो कि अब ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है, दिस विल बी इक्वल टू आर माइनस डी, रेडियस माइनस डेप्थ के बराबर हो जाएगा जो ये बचा हुआ डिस्टेंस है। तो अब मुझे पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जहां पे मास जो है आपका दैट इज मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, मास जो है आपका मास ऑफ द अर्थ होती है। ठीक है बेटा, बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप बॉडी को किसी डेप्थ पे लेके जा रहे हो, तो अब तो आपका खाली जो ये अंदर वाला पार्ट है, जो अंदर वाला मास है, वही इफेक्ट करेगा। ठीक है, हाँ शिवानी गुप्ता को बोला है। ऑलराइट, ठीक है, चलो मैं ये याद रखूंगी कि सरनेम भी बोल दें, क्योंकि बच्चों के ऐसे कॉमन कॉमन नाम है, तो बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैम किसके बारे में बात कर रहे हो, मैम किसके बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, चलो ये कोशिश कर लूंगी।
ऑलराइट, अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट क्या है कि पिछला ये जो हाइट वाला कॉन्सेप्ट था ना, इसके अंदर आपका मास तो सेम ही रह रहा था, एम में थोड़ी वेरिएशन आ रही थी, बट यहाँ पर अगर ये पॉइंट बी है, एट पॉइंट बी, अब यहां पर और पिछले वाले केस में डिफरेंस ये है कि जो नई आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आती है, उसमें आपका हमें मास का फैक्टर भी अलग लेना पड़ता है। ये डेप्थ का तो लेना ही पड़ता है, बट मास का फैक्टर भी अलग लेना पड़ता है। क्या आप लोग बता सकते हो कि मास का फैक्टर क्यों अलग लेना पड़ रहा है? कैन यू गाइस टेल मी व्हाई आर वी टेकिंग द मास फैक्टर डिफरेंट? क्योंकि भाई पहले पूरा प्लैनेट का मास यहाँ पे एंक्लोज था, पूरा का पूरा प्लैनेट अपनी फोर्स लगा के उसको नीचे खींच रहा था। अब तो खाली ये वाला जो पार्ट है यही तो फोर्स लगाएगा। दिख रही है ये नीली नीली लाइनें, है ना? क्योंकि छोटा मास है अब, क्योंकि ये वाला जो प्लैनेट है, जो आपकी डेप्थ के नीचे वाला जो सर्कल बन रहा है, वही वाला तो पार्ट अब इस पे फोर्स लगाएगा ना, जो आपकी बॉडी है। यहां तक समझ में आया? ठीक है, कंप्लीट मास इंक्लूड नहीं होगा, तो इस वाले केस में यही आपका डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पर आपकी मास की जो वैल्यू होती है भाई, डेंसिटी से आप निकालते हो। ठीक है, तो ये जो एम प्राइम की वैल्यू आती है, जो ये मास यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगा, जो ये मास यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है, जो ये मास यहाँ पे आपका इन्वॉल्व रहेगा, दैट इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r² मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी होता है ना, तो रेडियस आपका हो गया r-d का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये वैल्यू डायरेक्टली पुट इन करते हो और ये वाली डेरिवेशन आपकी बहुत सिंपल हो जाएगी। इज दिस ओके गाइस? यहाँ तक समझ में आया सबको? सबसे पहले यही कॉन्सेप्ट समझने वाला है कि यहाँ पे मास बेटा छोटा हो जाएगा, तो अब जब आप इन दोनों का रेशियो लेते हो और फाइनल एक्सप्रेशन निकालोगे ग्रेविटेशन का, तो वो आपके पास आता है G प्राइम इज इक्वल टू G इंटू 1 - d/r। तो इंटरेस्टिंग चीज यही है कि चाहे आप ऊपर जाओ चाहे आप डेप्थ पे जाओ, आपकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो कम ही हो रही है। ठीक है, चाहे आपकी हाइट इंक्रीज कर रही हो चाहे आपका डेप्थ इंक्रीज कर रहा हो, दोनों साइड पे आपकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो कम ही होएगी। ठीक है, तो यहां से आप ये भी देख सकते हो कि अगर आप सेंटर ऑफ द अर्थ की बात कर रहे हो, एट सेंटर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, अगर आप सेंटर ऑफ द अर्थ पे बात कर रहे हो तो आपकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो 0 हो जाती है। ठीक है बेटा, ये वाली डेरिवेशन तो आपकी बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अब आपको खाली यहाँ पे ये इक्वेट करना है। जैसे ये इक्वेट करोगे, ऊपर आपके पास r-d की टर्म रह जाएगी, r-d² और d³ कैंसल आउट हो जाएगा, r-d की टर्म रह जाएगी। जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास कुछ r-d/r आएगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, एक बार रिपीट कर दूं, बहुत सिंपल चीज है। यहाँ पे हमने देखा कि अगर आपकी बॉडी किसी डेप्थ पे लेके जा रहे हो, तो इनिशियली आपकी ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी, क्योंकि आप उसको किसी डेप्थ पे लेके गए हो तो पूरे प्लेनेट का मास हम कंसिडर नहीं कर सकते। अब हम थोड़ा सा ये जो सर्कल के अंदर मास इंक्लूडेड है खाली वही कंसिडर करेंगे। तो इसलिए मैंने नई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखी है Gm प्राइम, जहाँ पे m प्राइम इज द मास ऑफ दिस ब्लू शेडेड स्फीयर डिवाइडेड बाय r-d का स्क्वायर, क्योंकि दैट इज द डिस्टेंस नाउ, है ना, दैट इज द डिस्टेंस नाउ बेटा। अब यहाँ पर जो मास रहेगा दैट विल बी इक्वल टू 4/3 पाई r-d का होल क्यूब डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय रो। यार डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये जो छोटा सा स्फीयर है इसकी वॉल्यूम कितनी होगी? 4/3 पाई मल्टीप्लाइड बाय द रेडियस इसका और उसका क्यूब, तो यही तो वॉल्यूम आ गई बेटा। इसके बाद कुछ डेरिवेशन है नहीं, क्यूब थोड़ी लिया, ये स्फीयर स्फीयर लिया, स्फीयर। ठीक है, समझ में आ रहा है सब बच्चों को कि हाँ मैम कुछ चल रहा है? रेडियस तो कम होएगा ना बेटा, r-d हो गया। अब एक बार इसकी डेरिवेशन के बारे में अगर आप बात कर रहे हो, तो डेरिवेशन कुछ नहीं है यार। यार तुम फिर खुद ही बोलोगे कि मैम बहुत ही आसान है, g इज इक्वल टू Gm/r² है, तो इसको भी आप कुछ रीराइट कर सकते हो किस फॉर्म में, g इंटू 4/3 पाई r³ मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी डिवाइडेड बाय r²। स्टक है? एक सेकेंड, मैं ऐसे आगे चली जाती हूँ, बच्चे बोलते हैं स्टक है, मैं बोलती हूँ यार पीछे आना पड़ा है। स्टक है, मेरे को पता चल गया बेटा, आई एम जस्ट वेटिंग। ठीक है, अभी आ गया। अब जो नई वाली आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमने क्या लिखी? Gm प्राइम/r-d का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आप m प्राइम की वैल्यू पुट करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा? g मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई r-d का होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी डिवाइडेड बाय r-d का होल स्क्वायर, है ना। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे और डिवाइड करोगे जब, तो डायरेक्टली आपके पास जो G'/G की वैल्यू है, सब कुछ कट जाएगा भाई, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, रो से रो कट गया, G कट गया, यहाँ पे आपके पास खाली r/r-d बचेगा।
तो यहां से आप देख सकते हो कि जो जी प्राइम की वैल्यू आएगी दैट विल कम आउट टू बी जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। इज इट ओके विशाल बच्चा? आपको डेरिवेशन में दिक्कत हो रही थी? यार ये डेरिवेशन में दिक्कत मत करो, ठीक है? ये ऐसे सिंपल सिंपल है बेटा। आर माइनस डी क्यूब इसलिए क्योंकि 4/3 पाई मल्टीप्लाइड बाय रेडियस का क्यूब रहता है। वैसे बच्चों ने ऐसे हेल्प कर दी है चैट पे एक दूसरे को। क्लियर है? आगे चलूं? ऑल राइट, वेरी गुड। अब जो लास्ट फैक्टर होता है जो यहाँ पर मैटर करता है ग्रेविटी के केस में, ठीक है मनीषा बेटा आपने हैंड रेस कर रखा है, कोई भी डाउट है तो चैट बॉक्स पे लिख दो बच्चों, ठीक है? वो रहता है इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ। ये कभी कभी आप लोगों से ना एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जाता है, इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ। तो है क्या कि अर्थ जो है आपकी, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। अर्थ जो है आपकी नॉट परफेक्ट स्फीयर है, ठीक है? अर्थ जो है आपकी परफेक्ट स्फीयर नहीं है। पोल्स पे थोड़ी फ्लैट होती है और इक्वेटर पे थोड़ी ज्यादा राउंड होती है। तो जो रेडियस होता है ना इक्वेटर का, रेडियस जो होता है, रेडियस ऑफ इक्वेटर जो होता है, स्टक हो गई, अभी विजिबल है बच्चों? एक सेकंड, अभी आ जाएगी, मैजिक करना है, ठीक है? ऐसे बच्चे इतने अच्छे हैं, ऐसे पेशेंट है, मेरे को भी नहीं पता ये दिक्कत क्यों हो रही है, बट यू गाइस आर पेशेंट। जो आपका रेडियस रहता है ना इक्वेटर पे, इट इज एक्चुअली 21 किलोमीटर ग्रेटर देन द पोल रेडियस। जो भी आपका अर्थ का रेडियस पोल्स पे होता है, उससे 21 किलोमीटर ज्यादा आपका रेडियस इक्वेटर पे होता है। तो क्योंकि आपको पता है अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर। सो दैट इज व्हाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है इक्वेटर से पोल तक जाने पे इंक्रीज हो जाती है। जी इंक्रीजेस, जी इंक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू। इज दिस ओके गाइस? यहां तक समझ में आया? आदित्य, निखिल, दीपू समझ में आया? गगन, मनीषा हैंड रेज्ड है, बताओ कोई डाउट है तो। ठीक है, ये वाली चीज सबको समझ में आई? यस मैम, क्लियर है मैम, वेरी गुड। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया वेरिएशन वाला चीज। अब इसके बाद हमें थोड़ा सा ग्रेविटेशन पोटेंशियल वाली बातें करनी है, वो भी आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है एक तो आपकी चीज। ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या हो गया कि यार अगर किसी बॉडी को आप कहीं रख रहे हो तो अर्थ की ग्रेविटी उस पर एक्ट कर रही है, मतलब वो जो बॉडी है वो कुछ ऐसा फील्ड फील कर रही है जो आपकी अर्थ की ग्रेविटी की वजह से वहां पे एक्ट कर रहा है, तो इसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। हाँ बेटा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, एक बार चैप्टर को क्विकली रिवाइज करने के बाद हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्यों आता है? क्योंकि अब आप लोग खुद ये सोचो कि अगर आपको कोई भी कुछ भी मास है, ठीक है, इफ देयर इज सम मास टू गेट फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, समझ रहे हो? अगर आपका कोई मास है ऐसा जो आपको इंफिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लाना है, तो आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? कि हाँ मैम, अगर इन्फिनिटी से हमें कुछ मास को लाना है यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, है ना? यस मैम, क्लियर है मैम। आज जैसे मेरी क्लास वाले बच्चे मुझे नहीं दिख रहे हैं, कहाँ है सबके सब? चीनू दिख रही है, चीनू मेरी क्लास की है, बाकी बच्चे कुछ कुछ नए भी हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमारा वहीं से आता है। हाँ, भी आ गए मेरी क्लास वाले बच्चे यही है, यही है, ठीक है ठीक है, दिख गए, सब दिख गए। हाँ, सब अब मेरे को ये ऐसे रिकॉग्नाइज हो गए, सबकी डीपीज वगैरह सब याद हो गई है मेरे को कि हाँ ये मेरी क्लास वाले, पूरा बच्चों का लिस्ट है कि ये सारे मेरी क्लास के बच्चे हैं। ठीक है चलो अच्छी बात है, सारे ऐसे रेगुलर बच्चे हैं यार, बड़े अच्छे बच्चे हो तुम लोग। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का क्या मतलब है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज एक्चुअली नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। नेगेटिव ऑफ वर्क डन है, इसकी डेफिनेशन भी थोड़ी सी लिख देती हूँ। नेगेटिव ऑफ वर्क डन पर यूनिट मास, पर यूनिट मास इन शिफ्टिंग। स्टक है यार, ये स्टक बड़े ही गंदे पॉइंट पे होती है। इन शिफ्टिंग अ टेस्ट मास टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का क्या मतलब है? अब आपको पता है कि ग्रेविटी जो है उसकी वजह से कुछ दिक्कत हो रही है ना, है ना? अगर आप किसी चीज को ऐसे ऊपर लेके जा रहे हो तो आप लोगों को पता नहीं चलता, बट आप ग्रेविटी के अगेंस्ट कुछ काम करके उस चीज को ऊपर लेके जा रहे हो। तो किसी भी चीज को अगर आपको किसी पॉइंट पे पहुंचाना है तो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट कुछ काम कर रहे हो। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वही होता है, इट इज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन पर यूनिट मास। अगर आपको टेस्ट मास का मतलब है अगर आपकी बॉडी का मास यूनिट है, इफ यू आर हैविंग अ यूनिट मास, और उसको आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके जाना है, तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू सब बच्चों को याद होती है कि मैम इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू माइनस जीएम अपॉन आर।
ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जो वैल्यू आपकी आती है, इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू माइनस GM अपॉन R. इज दिस ओके गाइस? ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो चलो ये तो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया. आर क्या है कि आपको मतलब जो आपके दोनों पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट और फाइनल पॉइंट है, उनके बीच में क्या डिस्टेंस है. ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो आप लोगों ने सिंपल से समझ लिया. अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होती है. इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या भला है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या भला है. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी बात कर लेते हैं, है ना. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की मतलब क्या होती है? अरे यार चैटिंग पे ना सब बच्चे ऐसे क्लास पे ध्यान दो. ठीक है, ये जो भी ऐसे लड़ाई वड़ाई करनी है, एक काम करेंगे, एक दिन ऐसे मीटिंग करेंगे, सब बच्चे मिल लेना, सब डंडे लेके आना, लड़ लेना एक दूसरे से. ऑल राइट. ठीक है, अभी ऐसे क्लास में फोकस करो सबके सब. चलो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे आ जाओ. ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब होता है. अगर आपने किसी बॉडी पे कुछ काम करा है, उसको आप किसी पर्टिकुलर जगह पे लेके गए हो, तो वो काम करने की वजह से उस बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है ना. यही होता है ना बेटा. कैपिटल आर तो रेडियस ऑफ द अर्थ आ गया. आर आपका डिस्टेंस हो गया कि कितना डिस्टेंस आपने बॉडी को ट्रेवल करवाया है. आर आपका रेडियस के बराबर नहीं होता. हाँ, अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है, ये रहा पेन मेरे हाथ में. हाँ, बहुत शरीफ हूँ ऐसे. आदित्य शरीफ तो नहीं लग रहा है मेरे को, बट ठीक है. नहीं ऐसे ये जो ये लड़ाई करवाने वाले लोग होते हैं ना, वो शरीफ नहीं होते. ऑल राइट. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्यों आती है आपकी? क्योंकि अब आपने कुछ काम किया है. वही तो मैंने पोटेंशियल में भी बोला कि मैम कुछ काम करा है ना हमने बॉडी को इन्फिनिटी से लाने पे उस पॉइंट पे. तो जो आपने वर्क डन किया है, वट एवर वर्क यू हैव डन टू ब्रिंग अ बॉडी, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. ठीक है, फिर से स्टक है आई थिंक. हाँ, मुस्कान ने बताया मेरे को. वर्क डन टू ब्रिंग अ बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, उसको हम कहते हैं कि हाँ भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है ये चीज. ठीक है, तो जो आपका पॉइंट था उससे आप जितना दूर इसको लेके आए हो, वो आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर रहती है. और इसको आप यू से डिनोट करते हो. यू की जो वैल्यू होती है, इट इज इक्वल टू माइनस GM मल्टीप्लाइड बाय M डिवाइडेड बाय R. इज दिस ओके गाइस? स्टक हो गया है क्या फिर से? मेरे को लग रहा है ज्यादा बच्चे होते हैं तो ऐसे स्क्रीन मेरी ज्यादा बदतमीज हो जाती है. स्क्रीन बोलती है कि अब ऐसे काम नहीं करने देंगे मैम को. इज दिस ओके गाइस? यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी हमने क्विकली इसको रिवाइज कर लिया. ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं अगला जो आपका कॉन्सेप्ट है, वो आपका एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है. वैसे एस्केप वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है तो किसी बच्चे ने कुछ पढ़ा है एस्केप वेलोसिटी के बारे में? एस्केप वेलोसिटी हो गई, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गई, सैटेलाइट वगैरह हो गए, इनके बारे में कुछ पढ़ा है? ठीक है, हाँ मैम, ये ऐसे फेमिलियर लग रहा है मैम. तो पहले एस्केप वेलोसिटी बताती हूँ, फिर थोड़ा सैटेलाइट को भी अच्छे से पढ़ेंगे. सबसे पहले ऐसे एस्केप वेलोसिटी डिस्कस करते हैं. एस्केप वेलोसिटी के बारे में क्या पढ़ा है एक बार ये बताओ. मतलब क्या होता है एस्केप वेलोसिटी का? मतलब क्या होता है एस्केप वेलोसिटी का? ठीक है, उसको बाहर फेंक रहे हो प्लैनेट से, उसको एस्केप वेलोसिटी कहते हैं. ऑल राइट. ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाना, बिल्कुल सही है. तो ये एक तरीके से आपकी मिनिमम वेलोसिटी रहती है. इसकी डेफिनेशन यही होती है कि इट इज द मिनिमम वेलोसिटी. ठीक है, ये आपकी मिनिमम वेलोसिटी होती है जिससे आपको अपनी बॉडी को प्रोजेक्ट करना है. विद विच बॉडी शुड बी प्रोजेक्टेड, with which body should be projected, body should be projected such that it goes out, बाहर चले जाए बॉडी मस्त निकल के. projected so that it overcomes the gravitational pull, so that it overcomes the gravitational pull. ठीक है, तो जो भी आपका प्लैनेट है, अर्थ के बारे में बात कर रहे हो, किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हो, हर जगह पे आपका कुछ ग्रेविटेशनल एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा कि आपको कितनी मिनिमम स्पीड की जरूरत है किसी भी चीज की, सैटेलाइट है कुछ भी है, कितनी आपको मिनिमम वेलोसिटी चाहिए जिससे आपको उसको फेंकना है उठाकर, ताकि वो बॉडी जो है वो ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चली जाए, ताकि वो जो बॉडी है वो ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चली जाए और अपने प्लैनेट को एस्केप कर दे. ठीक है, अभी इसको एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है. तो इसका जो एक्सप्रेशन भी होता है वो VE से डिनोट करते हैं. हाँ, इग्नोरिंग एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन, दैट इज राइट.
ठीक है, इसका जो एक्सप्रेशन है वो वी से डिनोट करके दो तीन फॉर्म्स है। एक तो यू कैन राइट इट एज 2 कैपिटल जी एम अपॉन आर। जी आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है, एम जो है आपका दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ अर्थ जो भी है आपके पास। आर जो है आपका वो आपका रेडियस ऑफ द प्लैनेट, रेडियस ऑफ अर्थ हो गया। इसी को आप छोटे जी के टर्म्स में भी लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज 2 स्मॉल जी मल्टीप्लाइड बाय आर। ठीक है बेटा, हाँ अर्थ के केस में दिस इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर। ठीक है, फॉर अर्थ जो एस्केप वेलोसिटी है इट इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब आप अर्थ का यहाँ पे मास पुट करोगे, आर की वैल्यू पुट करोगे, जी की वैल्यू पुट करोगे, तो ये आपके पास आती है, वरना जी आर की वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ से सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यही आप देख सकते हो कि ये जो है आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। बॉडी का कुछ भी मास हो सकता है, एस्केप वेलोसिटी आपके बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं कर रही है। हाँ, इसको याद रखना है बेटा, डेफिनेटली यू हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये आपके बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं कर रही है। और ये प्लैनेट्स पे, अगर मैं मून की बात करती हूँ, अगर मैं अर्थ की बात करती हूँ, रैंडम प्लैनेट की बात करती हूँ, तो हर जगह पे आपकी एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू अलग आती है। हाँ बेटा, एक बारी क्विकली हम रिवाइज कर ले, फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी हो गया। अब उसके बाद केपलर्स लॉ भी ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। केपलर्स लॉ पता है बच्चों को कि केपलर्स लॉ क्या होते हैं? कितने लॉज होते हैं, चलो ये बता दो क्या होते हैं, तो बाद में देखेंगे कितने लॉज होते हैं। ठीक है, 3 लॉ होते हैं मैम, 3 लॉ होते हैं मैम, ये पता है हमको मैम। ठीक है, तो सबसे पहला लॉ क्या है? इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स इसको कहा जाता है। पहला लॉ जो होता है वो आपका लॉ ऑफ ऑर्बिट्स होता है। अब वो क्या बोल रहा है? लॉ ऑफ ऑर्बिट जो है ना वो बड़ा अच्छा लॉ है, सिंपल सा लॉ है। वो क्या बोल रहा है कि जो चीज हम सोचते हैं कि भाई हमारा जो प्लैनेट है वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, दैट इज व्हाट वाज थॉट इनिशियली। तो केपलर ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, गलतफहमी में मत जियो। केपलर ने बोला कि जो प्लैनेट है वो आपका एलिप्स की तरह घूम रहा है। जो प्लैनेट है वो आपका एलिप्टिकल फॉर्म में घूम रहा है। ठीक है, आपका जो प्लैनेट है वो कुछ इस तरीके से घूम रहा है। और जो सन है वो आपका किसी एक फोकाई पे प्रेजेंट है। ठीक है, योर प्लैनेट इज रोमिंग अराउंड लाइक दिस एंड सन इज प्रेजेंट एट वन ऑफ द फोकाई। ठीक है, दैट इज व्हाट द लॉ ऑफ ऑर्बिट सेज। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है ना? सन इज प्रेजेंट एट फोकाई और जो प्लैनेट है आपका वो आपका घूम रहा है मस्त, किसी भी वेलोसिटी पे आपका प्लैनेट घूम रहा है, एलिप्स के अंदर घूम रहा है। इज दिस ओके गाइस? ये वाला तो लॉ सिंपल है। सेकेंड लॉ जो होता है वो आपका अच्छा है। सेकेंड होता है आपका लॉ ऑफ एरिया। तो ये भी अच्छा लॉ है। सेकेंड लॉ है आपका लॉ ऑफ एरिया। तो अब लॉ ऑफ एरिया क्या बोलता है? फिर से ऐसे मैं एलिप्स सा बनाती हूँ एक। ठीक है, इसको मैथमेटिक्स के तरीके से डायग्राम से थोड़ा सा समझो। स्टेटमेंट तो आप लोग याद करके लिख ही देते हो, स्टेटमेंट में आप लोगों को दिक्कत नहीं आती, आपको समझने में दिक्कत होती है। लॉ ऑफ एरिया किसी को याद है क्या बोलता है? किसी को भी याद हो? बेटा आवाज आ रही है मेरी? सब बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? विजिबल है, स्क्रीन नहीं है? ठीक है, फोकस समझ लो बेटा कि आपका ये फोकस पे प्रेजेंट, फोकस में भी कोई दिक्कत नहीं है। एक पर्टिकुलर पॉइंट को फोकस कहते हैं, बहुत सारों को फोका ही कहते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। हाँ, A1 इज इक्वल टू A2 ये चीज बोलता है। तो इसका मतलब क्या है कि सपोज यार अब मेरा प्लैनेट है, मेरे प्लैनेट ने, ये आपका T1 टाइम था, इसके अंदर इसने एरिया कवर किया कितना? इसने एरिया कवर किया कितना? A1 के बराबर। ठीक है, लेट मी से दैट दिस एरिया इज A1। ठीक है, और सपोज यहां पर भी आपका इक्वली टाइम है। ठीक है, यहां पर भी आपका इक्वली टाइम है T1, और यहाँ पे जो आपका एरिया कवर हो रहा है दैट इज इक्वल टू A2। तो लॉ ऑफ एरियाज बड़ी ही एक सिंपल सी चीज बोलता है, बिल्कुल सही, एरिया स्वेप्ट बाय अ प्लैनेट इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब हियर A1 मस्ट बी इक्वल टू A2। ठीक है, तो इसी का रीजन होता है कि प्लैनेट जो आपका है वो कुछ कुछ टाइम पे ज्यादा फास्ट चलता है, कुछ कुछ टाइम पे स्लो चलता है, क्योंकि लॉ ऑफ एरिया वहां पे लग रहा है। ठीक है, इसका मतलब है एरियल वेलोसिटी जो होती है कि कितना एरिया आपका टाइम में स्वीप हो रहा है, एरियल वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट रहती है फॉर एनी प्लैनेट। बिल्कुल सही। इज दिस ओके गाइस? यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये एरियल वेलोसिटी की वैल्यू भी आप नोट डाउन कर सकते हो, थोड़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से आ जाती है। डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू निकाली होगी ना सब बच्चों ने, डी ए अपॉन डी टी आती है ना एंगुलर मोमेंटम के तरीके से, एल अपॉन टू एम के फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये होता है कि जब आपका प्लैनेट सन से दूर है
जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब आपका प्लैनेट सन से दूर है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो धीरे हो जाती है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी धीरे हो जाती है, और जब सन के पास आता है तो प्लैनेट की वेलोसिटी बढ़ जाती है। सीसी मतलब क्रिस्टल क्लियर, ठीक है रेशम बेटा, अब वो नोट्स में दिखेंगी, ठीक है, सीसी का मतलब क्रिस्टल क्लियर होता है बेटा। चले आगे, चले तीसरा वाला लॉ और बता दूं। तीसरा वाला लॉ सिंपल है, तीसरा वाला लॉ का तो एक यार उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स, लॉ ऑफ पीरियड्स कहा जाता है, रादर इट इज नोन एज द लॉ ऑफ पीरियड्स। तो ये भी सिंपल सी चीज बोलता है जिसको आप अभी सैटेलाइट में वैसे देखोगे भी कि लॉ ऑफ पीरियड्स क्या बला है, क्या चीज है। लॉ ऑफ पीरियड क्या बोलता है कि जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है किसी भी प्लैनेट का, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है, स्क्रीन स्टक है, एक सेकेंड। अभी विजिबल है बच्चों? एक सेकेंड, मैजिक हो गया। इज द मैजिक डन? ठीक है, तो अब लॉ ऑफ पीरियड्स क्या बोलता है, अगर आपका एलिप्स कुछ इस तरीके से है, ठीक है, अगर आपका एलिप्स कुछ इस तरीके से है तो ये आपका मेजर एक्सिस होता है, दिस इज योर मेजर एक्सिस, इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ये आपका माइनर एक्सिस होता है, ठीक है, ये वाला आपका माइनर एक्सिस होता है। जो पतला वाला एक्सिस है, या फिर से स्टक हो गई, अभी तो मैंने रिफ्रेश किया था, अभी विजिबल है बेटा? ठीक है, जो बड़ा वाला है वो आपका मेजर एक्सिस रहता है, जो छोटा वाला है वो आपका माइनर एक्सिस रहता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ पीरियड्स बड़ी ही सिंपल सी चीज बोलता है कि टी स्क्वायर जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। दिस इज व्हाट लॉ ऑफ पीरियड्स टेल्स यू। इज दैट ओके गाइस? सेमी मेजर एक्सिस है ये। इज दिस ओके? अच्छा, मैजिक हैपेंस हो गया, अब तो विजिबल है। हाँ, ये 11th में आ सकता है, आई थिंक ये आपका डिलीटेड थोड़ी है बच्चों, केपलर्स लॉ तो आपका सिलेबस में है ना। ठीक है, अब एक बार जो इस चैप्टर का फाइनल टॉपिक है एक तरीके से जो आप लोगों को पढ़ना है वो है सैटेलाइट के बारे में। ये भी वाला भी पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस भी आते हैं, चीजें पूछी भी जाती हैं। ठीक है, ये आपका सैटेलाइट वाला पार्ट होता है कि अगर यार अब सैटेलाइट पढ़ना पड़ेगा ना, ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं तो ऐसे बच्चे होंगे जो मैम हमें उसमें एस्ट्रोनॉमी में जाना है, एस्ट्रो का शौक है, तो मैम हमें ऐसे साइंटिस्ट बनना है या फिर कुछ भी बनना है, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा ना कि इसको लॉन्च कैसे करोगे सैटेलाइट को। तो सैटेलाइट को लॉन्च कैसे करते हैं, पहले थोड़ा डायग्राम से समझो, उसके बाद बात करती हूँ। अच्छा, मुस्कान ने ऐसे बड़ा सा नो लिखा है, नहीं मैम नहीं करना ये अपने साथ, फिजिक्स का हो गया जितना था, बस रिश्ता इतना ही था हमारा और फिजिक्स का। ठीक है, सपोज ये आपकी अर्थ है, स्टक हो गई क्या फिर से? अभी तो विजिबल है, अर्थ बनाई है मैंने, है ना। ठीक है, ये अर्थ बना दी, ये अर्थ है। अब इस पे एक टावर है, इस पे एक कुछ टावर सा है जिसके ऊपर से आपको सैटेलाइट को लॉन्च करना है। तो सबसे पहले समझो कि सैटेलाइट आपका लॉन्च होता कैसे है, सैटेलाइट आपका लॉन्च कैसे होता है। सैटेलाइट कुछ इस तरीके से लॉन्च होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने पढ़ा है कि किसी भी वेलोसिटी से अगर इसको लॉन्च करोगे ना तो ये ऐसे नीचे आके गिर जाएगा, है ना। अगर मैं वेलोसिटी इंक्रीज करूंगी तो ये थोड़ा और दूर जाके गिर जाएगा, है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन में पड़ा होगा ना। अब अगर मैं वेलोसिटी इंक्रीज करूंगी तो हो सकता है ये अर्थ के साथ में ही घूमने लग जाए। तो यही होती है बेटा आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, अगर अब आप फर्दर वेलोसिटी को इंक्रीज करोगे तो हो सकता है ये आपके अर्थ के पुल से बाहर निकल जाए और अर्थ के आसपास घूमने लग जाए एक ऑर्बिट के अंदर, तो इसी को हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो यही आप वैल्यू निकालते भी हो कि ऑर्बिटल वेलोसिटी की क्या वैल्यू होती है। इज इट ओके गाइस? एलियन को ढूंढना है। हाँ, अर्थ के ऊपर टावर बना दिया ना मैंने, अरे यार मतलब जमीन के ऊपर बनाया है यार, ऐसे टोपी जैसा लग रहा है ये। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट, ऐसे मेरी आर्टिस्ट्री पे मत जाओ सब बच्चे। तो यहाँ पे सबसे पहला कॉन्सेप्ट भी जो आप लोगों को समझना है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी का ही है। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का ही कॉन्सेप्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, उससे क्वेश्चन भी आते हैं आपकी, उसकी डेरिवेशन भी थोड़ी सी आप देख के जा सकते हो। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि मिनिमम स्पीड मुझे कितनी चाहिए, मिनिमम स्पीड मुझे कितनी चाहिए ताकि जो मेरा प्लैनेट है वो अर्थ के आसपास ऑर्बिट के अंदर घूमने लग जाए। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड सो दैट द प्लैनेट स्टार्ट्स रिवॉल्विंग इन अ गिवन ऑर्बिट। ठीक है, दैट इज माय ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑलराइट, तो इसकी वैल्यू भी आप नोट डाउन कर सकते हो, इसकी वैल्यू बच्चों को याद भी होगी, इट कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ जीएम अपॉन आर। ये आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। तो ऑर्बिटल और एस्केप वेलोसिटी कुछ सेम भी होती है, क्योंकि जो एस्केप वेलोसिटी है उसमें 2 का फैक्टर आ रहा था, ऑर्बिटल वेलोसिटी में नहीं आ रहा। ठीक है, तो जो एस्केप वेलोसिटी होती है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय द ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसको भी आप एक दो तरीके से लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज जी मल्टीप्लाइड बाय आर।
यू कैन राइट इट एज दिस एज वेल. इज दिस ओके गाइस? यहां तक क्लियर है? यहाँ पर आर क्या है बच्चे पूछते हैं. तो यहाँ पर आर की जो वैल्यू रहती है इट इज इक्वल्स टू आर प्लस एच. ठीक है, स्टक है क्या? है ना, आर की जो वैल्यू रहती है वो आर प्लस एच रहती है. एच जो है वो आपकी हाइट होती है इसकी, जो भी आपने यार क्या कहते हैं इसको, टावर है. टावर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तभी बनाया मैंने. ठीक है, टावर की जो हाइट है ये उसके बराबर होती है. और आर जो होता है वो आपका रेडियस ऑफ अर्थ रहता है. सबसे पहले बताओ, ये चैप्टर सिंपल लग रहा है या फिर और मुश्किल हो गया क्लास के बाद? और रेडियस ऑफ द अर्थ आपका आर के बराबर है. ठीक है, तो आप इसके इक्वल इसको लिख सकते हो, जो ये अंडर रूट जी आर के बराबर मैंने लिखा है, जब आपकी हाइट इज नियरली इक्वल टू 0. मतलब आपका जो प्लैनेट है ना वो उसके बहुत पास आपका सैटेलाइट घूम रहा है. ठीक है, लग तो रहा है ना इजी? अरे पढ़ोगे अभी इसको एनसीईआरटी से जाके तो और इजी लगेगा. सिंपल चैप्टर है, मुश्किल चैप्टर नहीं है. ठीक है, यहां तक क्लियर है? हाँ तो कर सकते हैं ना, अर्थ से ही तो लॉन्च किया है मैंने, तभी तो मैंने बोला कि अगर आप अर्थ से लॉन्च करते हो तो ये आपके पास वैल्यू है, जो भी आपका टावर है उसकी हाइट यहाँ पे ऐड हो जाएगी. बट अगर आप अब बिल्कुल ही ऐसा लॉन्च कर रहे हो कि हाइट उसकी कम रहे प्लैनेट की, जो ऑर्बिट है उसकी हाइट इतनी ज्यादा ना रहे, तो बेटा आप एच इज इक्वल टू 0 पे अगर उसको लॉन्च कर रहे हो तो उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी आर. 14 मिनट्स लेफ्ट नहीं है. आज हमारी क्लास जो है वो 8:30 तक की है, 1.5 घंटे की क्लास है. तो अभी हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, टावर चाहिए ना बेटा उसको फेंकने के लिए. टावर बेसिकली आपको बता रहा है जितना आप ऊपर से फेंकोगे ना अपने सैटेलाइट को, उतना ज्यादा वो दूर जाके घूमेगा. ठीक है, तो यार एक ही टावर से, मतलब एक ही अगर हाइट पे फेंकते रहेंगे टावर से, या फिर अगर एक ही तरीके से फेंकते रहेंगे तो सैटेलाइट टकरा भी जाते हैं कभी कभी एक दूसरे से, तो वो वाली चीज नहीं चाहिए हमें. ठीक है, इज इट ओके? कुछ नहीं लिखा अभी मैंने, स्टक नहीं है. आगे चले. ऑल राइट, आगे चलते हैं. अब दो तीन चीजें आप और नोट डाउन कर सकते हो. इस सैटेलाइट का आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो. ठीक है, आप इस सैटेलाइट का टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो कि कितना टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, नहीं वो कितना टाइम पीरियड क्या होता है कि कब वो घूम के अपनी वापसी पोजीशन पे आ जाएगा. तो टाइम पीरियड की जो आपकी वैल्यू आती है वो आप सिंपल एक्सप्रेशन से निकाल सकते हो. टाइम पीरियड इज इक्वल टू, अब एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 2 VR के बराबर. है ना, रेडियस जो है सैटेलाइट का दैट इज इक्वल टू स्मॉल आर नाउ. तो जो डिस्टेंस कवर हो रहा है एक रेवोल्यूशन में इट इज इक्वल टू 2 VR. एक सेकंड, मेरी स्क्रीन स्टक है आई थिंक. टू, हाँ, पाई आर. मैंने वी लिख दिया, जैसे बच्चों ने सही बोला, 2 पाई आर होता है. ठीक है, तो 2 पाई आर के बराबर आ जाएगा जो सर्कमफ्रेंस है आपका. अब इसको डिवाइड किससे करना है? वेलोसिटी से डिवाइड कर दोगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा. क्या दिक्कत है, ये तो कर ही सकते हो. वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आप लोगों को पता ही है, अभी निकाला था ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन. ठीक है, तो यहां से जब आप टाइम पीरियड की वैल्यू निकालते हो तो थोड़ा सा ऐसे मैथमेटिक्स और करोगे, टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाती है 2 पाई अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर प्लस एच का क्यूब अपॉन जी आर का स्क्वायर. ठीक है, फिर से स्टक हो गई, एक सेकेंड बेटा. अभी विजिबल है बच्चों? इसको नोट डाउन कर लो एक्सप्रेशन को. ठीक है, एच इज द हाइट ऑफ द सैटेलाइट, कि कितना ऊपर से आपने हाइट को फेंका है. आर जो होता है वो आपका रेडियस रहता है. तो ये आपके पास वैल्यू आती है. तो यहाँ से आप एक तरीके से ये भी देख सकते हो कि जो वो वाली चीज हम लोगों ने पढ़ी नहीं थी कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का क्यूब, तो वो वाली जो चीज है वो भी आपकी आ रही है. ठीक है, वो वाली जो चीज है वो भी आपकी आ रही है. ऑलराइट, इनकी डेरिवेशन आ सकती है, मैं बोल रही हूँ आप लोगों को, डेरिवेशन आने ना आने में कोई दिक्कत नहीं है. स्कूल में सारी डेरिवेशन ये डिस्कस हुई है, डेरिवेशन आ सकती हैं. ठीक है, तो यहां से आप इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो राइट टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर अपॉन जी. मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में मेरे पास आ गया 1 प्लस एच अपॉन आर. हे भगवान, आज तो ज्यादा बहुत ज्यादा स्ट्रक हो रही है यार, यूजुअली क्लासेस में इतनी नहीं होती. ठीक है, अब मैं भी ऐसे परेशान होने वाली हूँ, मैं बोलूंगी क्या कर रहे हो कंप्यूटर जी, क्या कर रहे हो, वो ऐसे बोलते हैं ना अमिताभ बच्चन, कंप्यूटर जी. ठीक है. ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर भी आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो. यू कैन अप्लाई दी अप्रोक्सीमेशन की एच जब आपका छोटा होता है, एच की वैल्यू नियरली इक्वल टू 0 होती है, तो आपका जो टाइम पीरियड है वो आपके पास नियरली इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर अपॉन जी आ जाता है. ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप अर्थ के केस में भी कैलकुलेट कर सकते हो. अर्थ के केस में आई थिंक ये वैल्यू आपकी कुछ मिनट्स में आती है, 84.6 मिनट्स. ये ऐसे सारी वैल्यूज याद रख रख के ना मेरे दिमाग की दही हो रखी है, लोगों के नाम याद नहीं रहते, ये वैल्यूज याद रहती हैं. ठीक है, मतलब 1.4 आवर्स के बराबर है. इज दिस ओके गाइस? यहां तक क्लियर है सब बच्चों को?
यार इसके बाद ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, अब उसके लिए पूरी नई स्लाइड लेनी पड़ेगी, बड़ी दुख की बात है ये। ठीक है, तो इसके बाद ये टाइम पीरियड निकाल लिया, वैसे ही आप हाइट ऑफ द सैटेलाइट के बारे में भी बात कर सकते हो। यू कैन इवन टॉक अबाउट द हाइट ऑफ सैटेलाइट, कि मैम सैटेलाइट तो हो गया, अब सैटेलाइट की हाइट के बारे में बताओ कि हाइट ऑफ सैटेलाइट क्या होती है। तो हाइट ऑफ सैटेलाइट मतलब एच की वैल्यू बतानी है। ठीक है, आई थिंक स्टक है, एक बार सभी चेक करते हैं। 1 मिनट के लिए देख लो बेटा, लास्ट स्लाइड विजिबल है। हाँ, आज बच्चों ने ऐसे सेंचुरी, पहले भी मारते हैं बच्चे सेंचुरी यार, एक बार तो ऐसे 150 बच्चे भी थे मेरी क्लास में, तब भी ऐसे स्टक नहीं हुई थी। ऑल राइट, ठीक है। अब इसके बाद हमें बताना है कि ये हाइट की वैल्यू कितनी है, तो हाइट की वैल्यू भी आप लोग निकाल सकते हो, हाइट की वैल्यू में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाइट की वैल्यू जो होती है आपकी, वो तो टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन से ही आ जाएगी ना, आपको एच की वैल्यू निकालनी है, टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन में जो एच है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो जब आप हाइट की वैल्यू निकालते हो तो आपके पास क्या आती है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, अजीब सी वैल्यू आती है, टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर का 1/3, इसका 1/3 पावर है, माइनस आर। तो ये आपके पास हाइट की वैल्यू आती है। ठीक है बेटा, माइक ऑन किया तो 100 बच्चे हैं, बच्चे बात करते रह जाएंगे, मेरी आवाज किसी को सुनाई नहीं देगी। ठीक है, ये वाली चीज सही है, हाइट की वैल्यू सबने नोट डाउन कर ली। ऑल राइट, ऐसे ही आप एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट भी निकाल सकते हो, यू कैन इवन राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो ये बेटा आपका इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ठीक है बेटा, अब थोड़ा सा चैट बॉक्स लेस एक्टिव रखो, आज बच्चे बच्चे ऐसे ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। ठीक है, अब जो लास्ट एक्सप्रेशन है जो हमें पढ़ना है, इसके बाद हम क्वेश्चंस पे मूव ऑन करेंगे, तो फटाफट इसको पढ़ लेते हैं, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो बेटा जो टोटल एनर्जी रहती है, टोटल एनर्जी जो होती है वो दो चीजों की वजह से होती है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है सैटेलाइट की क्यों होती है, क्योंकि सैटेलाइट की कुछ पर्टिकुलर पोजीशन है जिसपे आप सैटेलाइट को लेके गए हो, और काइनेटिक एनर्जी होती है क्योंकि उसकी कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी है। तो इन दोनों का भी आप एक्सप्रेशन लिख लो। ठीक है, अभी विजिबल है बेटा, 8:30 तक क्लास है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो तो हमने देखा ही है, यू इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। यू कैन ऑल्सो राइट इट इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम एज माइनस एल स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर। ठीक है, फिर से भूलना नहीं है, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस एच। ऑल राइट, इज दिस ओके? कर दूंगे बेटा, पीडीएफ सेंड कर देंगे। ये क्लियर है सबको? ग्रुप 13 तो मेरा ही है। ठीक है, अब उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी लिख ली, काइनेटिक एनर्जी लिख लो। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हो, के की वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर होती है ना, तो वेलोसिटी की वैल्यू तो पता ही है आप लोगों को, तो वहां से आपकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी जी एम एम अपॉन 2 आर। एंड दिस ऑल्सो यू कैन राइट इन दी टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लास्ट स्लाइड विजिबल है, एक सेकेंड बेटा, विजिबल है बच्चों लास्ट स्लाइड? ठीक है, इज इट विजिबल? बेटा एल आपका एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बताओ, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी आर। ठीक है, तो यहां से आप एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में भी पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो। अरे मेरा बिटली लिंक सेव करो, उस पर सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, मैं अभी अपलोड कर दूंगी वहां पे भी रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब कुछ। तो इसकी वैल्यू आ जाती है एल स्क्वायर अपॉन 2 m r स्क्वायर के बराबर। ऑल राइट, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई, टोटल एनर्जी भी निकल जाएगी। टोटल एनर्जी निकाल लोगे, इन दोनों को ऐड करके टोटल एनर्जी आ जाएगी। बेटा यू आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, के आपकी काइनेटिक एनर्जी है, सैटेलाइट के केस में दोनों चीजें होंगी ना, तो टोटल एनर्जी आ जाती है यू प्लस के बराबर। ठीक है, इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू, मैं अभी भेज दूंगी। ठीक है बच्चे, एक बार क्लास के एंड तक रुको, एक बार आई विल सेंड यू गाइस द लिंक। ऑलराइट, सब मिल जाएगा यार, मैम से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसकी वैल्यू जब आप निकालोगे, सो दिस इज द वैल्यू, दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको ये पता होनी चाहिए, और इसकी वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2 m r स्क्वायर। ठीक है, यहां से एक बार क्वेश्चन आपका ग्राफ के फॉर्म में भी आया था, तो वो भी आप लोग नोट डाउन करो अपना। अगर मैं आर और एनर्जी के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ तो वो किस तरीके का दिखेगा, तो काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है, इट लुक्स लाइक दिस। ये होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी। ऑलराइट, ये होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, इट लुक्स लाइक काइनेटिक एनर्जी का उल्टा, ये होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी।
ठीक है बेटा, वेरी गुड, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहा जाता है इस चीज को। और अगर आप टोटल एनर्जी ड्रॉ कर रहे हो तो टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के एग्जैक्ट ऊपर बन जाती है, ये होती है आपकी टोटल एनर्जी। तो ये वाले कर्व से भी एमसीक्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये वाला कर्व भी जो है आप लोगों को आना चाहिए। इज दिस ओके गाइस? रिवीजन हो गई एक बार पूरे चैप्टर की, अब क्वेश्चंस पे चलें आगे। ठीक है, रिवीजन हो गई पूरे चैप्टर की, अब थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर लें, ऐसे आधा घंटा बचा है अभी हमारे पास, 5-10 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस में आप लोगों के ऐसे एमसीक्यू वाले टाइप के जो क्वेश्चंस है वो भी लेकर आई हूँ, और कुछ क्वेश्चंस में आप लोगों के लिए ना जो आपका ये सपोर्ट मटेरियल है उससे भी क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, ताकि आपकी सीबीएसई वाली चीज की भी रिविजन हो जाए। बेटे प्रिया बेटा, क्या रिपीट करूं एक बार ये बताओ। टेस्ट मुझे इतना टफ नहीं लगा, क्योंकि नीट और जेई के अलग अलग टेस्ट हैं, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा मेरे को। ठीक है, लास्ट स्लाइड। बेटा लास्ट स्लाइड में कुछ नहीं, हाइट ऑफ दी सैटेलाइट एच का एक्सप्रेशन आप निकाल सकते हो, टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आपके पास है, वहां से एच की वैल्यू आ जाती है। एनर्जी जो होती है, अब आपके सैटेलाइट में दो तरीके की एनर्जी होती है। ठीक है, एक एनर्जी आपकी काइनेटिक होती है, एक आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, अच्छा मासूम से बच्चे हैं ये शैतान बच्चे, ऐसे मासूम से बच्चे हो, मतलब कुछ तो सच बोलो। ठीक है, तो वहां पे मैंने बस पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन अभी हम लोगों ने डिराइव किया था, क्या होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आपको पता है हाफ एम वी स्क्वायर होती है। ठीक है, टेस्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अभी तक आपका जो सबसे डिफिकल्ट टेस्ट है ना वो पिछले से पिछला वाला टेस्ट था। ठीक है, ये पिछला वाला टेस्ट भी आपका इजी था, ये वाला टेस्ट पिछले टेस्ट से थोड़ा सा ट्रिकियर है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस हैं। ऑल राइट, अब चले क्वेश्चन सॉल्व करें। चलो वेरी गुड, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, डराने की बात नहीं है, सही में बता रही हूँ, मुश्किल टेस्ट नहीं है, सिंपल टेस्ट है। हाँ तो क्वेश्चन बता रहे हैं ना, अब आ जाओ सरिता, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ तो चलो, रेड रेड भेज रहे हैं बच्चे, ऐसे फ्रूट्स एंड चेरीज एंड सो मेनी थिंग्स। तो अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आप जेन्युइनली अपने सीबीएसई वाले पेपर में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, मैं उसी हिसाब से क्वेश्चन करवा रही हूँ कि आपका टेस्ट भी अच्छा जाए और सीबीएसई के पेपर वाले कुछ क्वेश्चंस भी कवर हो जाए। क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ वॉज डिक्रीज बाय 1%, अगर आपने जो रेडियस है उसको डिक्रीज किया है बाय 1%, कीपिंग इट्स मास सेम, मास आपने सेम रखा है, रेडियस को डिक्रीज कर दिया है, तो हाउ विल द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज। ठीक है बेटा, वेटलेसनेस आपके टॉपिक में नहीं है, वेटलेसनेस और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वाला जो पार्ट है वो आपका सीबीएसई की साइड से कट है, तो इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया। ठीक है, तो चलो एक बार ये वाली चीज देखते हैं, बच्चों ने ऐसे आंसर करने भी शुरू कर दिए हैं, गुड जॉब। ऑलराइट प्रिया, आई थिंक आपका आंसर सही है, एक बार इसको ट्राई करते हैं डिराइव करने का। तो जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, सबसे पहले मुझे ये बताओ, व्हाट इज द मतलब, व्हाट इज द मतलब बोल रही हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जी, जी का एक्सप्रेशन क्या होता है। जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना, जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो अब आपको क्या बोला गया है कि नया रेडियस जो है, पुराने रेडियस में से आपने 1% कम कर दिया है, मतलब आर माइनस 0.01 ऑफ आर विल बी माई न्यू रेडियस, सो दिस विल कम आउट टू बी व्हाट, 0.99 आर, है ना, जो भी मेरा ओल्ड रेडियस था उसका। एक सेकेंड, स्टक है अभी, कर रहे हैं रिफ्रेश। विजिबल है बेटा, मैंने क्या बोला कि हमें ये चीज गिवन है कि रेडियस को आपने 1% से डिक्रीज किया है, मतलब जो आपका रेडियस है उसमें से मैंने 0.01 आर माइनस कर दिया ना, 1/100 आर, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो जो आपके पास नया रेडियस है इट इज इक्वल टू 99/100 आर। ठीक है, ये हमारे पास नया रेडियस आ गया, तो यहां से मेरे पास कुछ नई वैल्यू आ जाएगी जी की। मैम नई वैल्यू जी की आ जाएगी ना, मास आपको बोला है कि सेम रखा है, तो नई वैल्यू जी की कितनी आ गई, नई वैल्यू जी की कितनी आ गई, नई वैल्यू जी की कितनी आ जाएगी, जी एम अपॉन इसका स्क्वायर, मतलब 0.99 आर का होल स्क्वायर। तो यहां से निकाल लोगे, 0.99 का स्क्वायर कर लोगे, आई थिंक 99 का जो स्क्वायर होता है ना वो हो जाता है आपका 9801, तो 0.99 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 0.98। साक्षी, अगर मुझे भी इस चीज का आंसर मिल गया ना तो मैं सबसे ज्यादा खुश होंगी आप लोगों के कंपैरिजन में। तो आई कैन राइट इट एज 0.98 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। इज दिस ओके गाइस, यहां तक क्लियर है। तो इसका मतलब है कि नई जो जी की वैल्यू है, ये आपका ओल्ड जी है ना, जीएम अपॉन आर स्क्वायर आपका ओल्ड जी है, तो नया जो जी है इट इज इक्वल टू जी अपॉन 0.98।
तो यहां से निकाल सकते हैं ना कि कितनी आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हुई है। बेटा 99 का स्क्वायर करोगे ना, यहाँ पे 0.99 का स्क्वायर करोगे तो 99 का स्क्वायर आपका 9801 के बराबर होता है। ठीक है, इसको आप एक बार करके ट्राई करना, 9801 के बराबर आएगा, तो ये 0.99 का स्क्वायर 0.9801 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अब मैं दोनों का चेंज निकाल सकती हूँ, जी प्राइम माइनस जी, मतलब जी अपॉन 0.98 माइनस जी, कुछ ना कुछ वैल्यू तो आई जाएगी, ये तो निकाल लेंगे सब बच्चे। ओल्ड रेडियस आपका आर है, रेडियस ऑफ द अर्थ ओल्ड रेडियस आपका आर के बराबर है, नया रेडियस उसमें 0.1 आपने माइनस कर दिया 0.01। ठीक है नहीं है बेटा, तो इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 0.020 जी। ठीक है, तो इसका सही, सब बच्चे यही बोल रहे थे, सही बोल रहे थे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो बढ़ गई है अब। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो आपकी बढ़ गई है क्योंकि रेडियस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जी प्राइम इज ग्रेटर देन जी, ग्रेटर देन जी। ठीक है, और सही बोल रहे हो आप, 0 मतलब 2% का फर्क पड़ेगा, ग्रेटर देन जी बाय 2%। ठीक है, तो आई थिंक दो बच्चों ने, ऐसे रेशम ने आंसर दिया है, एक बच्चे ने, प्रिया ने आंसर दिया था, तो बिल्कुल सही आंसर दिया है बच्चों। ओल्ड रेडियस आपका आर मैंने अज्यूम कर लिया, आर डैश मैंने कैसे निकाला, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि रेडियस जो आपका वो 1% से कम हुआ है, 1% मतलब 1/100, 0.01 अमाउंट कम हुई है ना रेडियस की। ठीक है, यहां तक समझ में आया। ऐसे आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे क्वेश्चंस के टाइम पे भाग के चले गए कि मैम क्वेश्चंस नहीं करने, मैम कुछ भी करवा लो, क्वेश्चंस नहीं करेंगे हम। ठीक है, मजा आ रहा है क्लास में, आर यू गाइस हैविंग फन? हाँ तुम हो, सब दिख गए मेरे को, सब बच्चे हैं अच्छे अच्छे बच्चे। हाँ बहुत मजा आ रहा है। ठीक है चलो अच्छी बात है, आगे चले, एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करें, एक दो क्या, भी तो आधा घंटा बचा है, ऐसे 10 क्वेश्चन सॉल्व करने का एम रखेंगे मैम। अच्छा क्वेश्चंस में मजा आता है तो ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर दिव्या के लिए। ठीक है, हाँ जब तक रिवीजन चला था तब तक हमने फन किया, अब क्वेश्चन सॉल्व हो रहे तब हमें डर लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, एम 10 क्वेश्चन का है, एक क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है चलो, अब ये क्वेश्चन पे आओ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका ना ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी दोनों का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी दोनों का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो बोला क्या गया है कि आपका एक सैटेलाइट है, वो मस्त ऐसे अर्थ के आसपास घूम रहा है। ठीक है, आपका जो सैटेलाइट है वो अर्थ के आसपास घूम रहा है, उसकी वेलोसिटी आपको गिवन है वी नॉट, मतलब ये उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है जो आपको गिवन है वी नॉट। आपको बोला है कि अब इस वेलोसिटी में आपको कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, अमाउंट, आपको कितना जो अमाउंट है वो इंक्रीज करना पड़ेगा सच दैट ये जो सैटेलाइट है ये निकल जाए। स्टक नहीं है, अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया सब बच्चों को कि आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी दे रखी है, आपसे बोला है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी को कितना इंक्रीज किया जाए सच दैट आपका जो सैटेलाइट है वो निकल जाए। बिल्कुल सही बोल रहे हो विशाल, उसी चीज को हम यूज करेंगे। ऑर्बिटल वेलोसिटी का क्या एक्सप्रेशन होता है, मुझे याद दिला दो, ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चों? वेरी गुड दिव्या बेटा, वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर आपका एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, यू कैन ऑल्सो राइट इट एज, ठीक है, इसको आई थिंक यहाँ पे आपके पास स्मॉल आर होता है, यू कैन ऑल्सो राइट इट एज, इसी एक्सप्रेशन को मैं रीराइट कर सकती हूँ, आई कैन राइट इट एज अंडर रूट ऑफ जी आर, लेट्स कीप इट इजी। ठीक है, आई कैन राइट इट एज अंडर रूट ऑफ जी आर, इज दैट ओके? हाँ सही बोल रहे हो बेटा। एस्केप वेलोसिटी का क्या एक्सप्रेशन पढ़ा था हमने, एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, वीई की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट ऑफ 2 GR, है ना, एस्केप वेलोसिटी होती है आपकी अंडर रूट ऑफ 2 GR। मतलब मुझे कितनी वेलोसिटी इंक्रीज करनी है, आई कैन फाइंड दैट आउट। इंक्रीज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, एस्केप वेलोसिटी माइनस ऑर्बिटल वेलोसिटी, v माइनस v नॉट, सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 1 ऑफ जी आर का रूट। इज दिस ओके, यहां तक क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो प्रिया बेटा, मनीषा, साक्षी, राज, दिव्या, पलक, रेशम, सब सही बोल रहे हैं। ठीक है, मुस्कान भी सही बोल रही हो। अब रूट 2 कितना होता है, रूट 2 कितना होता है, 1.414 होता है ना, तो 1.414 में से एक चला गया, मेरे पास बचा क्या, 0.414 अंडर रूट ऑफ जी आर। तो ये तो मेरा चेंज इन वेलोसिटी आ गया, चेंज इन वेलोसिटी आया सब बच्चों का। ठीक है, यहां से हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, काम खत्म नहीं हुआ, अभी परसेंटेज इंक्रीज निकालना है हमें, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है मैम हमें। तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालोगे, जो ये चेंज इन वेलोसिटी है
डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना, मतलब 0.414 अंडर रूट ऑफ जी आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ जी आर मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, स्टक है, एक सेकेंड, ऐसे ही निकालेंगे तो आंसर सही आ रहा है सब बच्चों का फिर तो मैम, है ना, 41.4% आंसर आ जाएगा। यही तो आया था सब बच्चों का, प्रिया ने भी यही आंसर बोला है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? ये क्वेश्चन समझ में आया? दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, सिंपल एक्सप्रेशन यूज हो रहे हैं। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आते यार, प्लैनेट पे ले जाएंगे, रेडियस चेंज कर देंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाएगी, वही सारे सेम फॉर्मूलाज 50 बार यूज हो जाएंगे और कुछ नहीं होता। आगे चलें, एक और क्वेश्चन सॉल्व करें, दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा रोटेशन भी रिवाइज होगा तुम लोगों का। चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन पे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे, ऐसे दिमाग को साफ कर लिया जाए, अगला क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब देख लो, यहाँ पे बच्चे अर्थ का मास पूछ रहे थे, तो अर्थ का मास भी गिवन है। आपके पास अर्थ है, मास उसका 6 × 10⁻²4 kg गिवन है। मंजा देखो, आप टीचर से पूछ रहे हो, टीचर बोलेगी कि सारे क्वेश्चन से जो होते हैं ना वो इजी रहते हैं, सीबीएसई वाले पेपर में मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते। थैंक यू सो मच मुस्कान बेटा, सीबीएसई वाले पेपर में इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, डिपेंड करता है टीचर का क्या मूड है, कौन सा क्वेश्चन मुश्किल करना है। जो ये आपके जेई नीट के पेपर्स हैं उनसे थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन आपके काइनेमैटिक्स वाले पोर्शन से आते हैं। ठीक है, आप लोग देखोगे, रोटेशन चैप्टर हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया, इनसे थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ ना, फिर टीचर थोड़ी क्वेश्चन करती रहेगी, टीचर की एनर्जी को बचा के रखेगी टीचर। आपको अर्थ गिवन है, पता ही आपको कि अर्थ सन के आसपास घूम रही है, आपको एंगुलर वेलोसिटी गिवन है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने क्या कहा था, इनको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, गिवन और टू फाइंड लिख लो, गिवन और टू फाइंड लिख लो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको मास की वैल्यू गिवन है, अर्थ के मास की वैल्यू गिवन है 6 × 10⁻²⁻24 होगी, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 × 10⁻⁻7 रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, दैट इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एडिशनली आप लोगों को अब गिवन है सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट इज गिवन टू यू एज 1.5 × 10⁻8 किलोमीटर्स, है ना, यही चीज गिवन है, 1.5 × 10⁻8 किलोमीटर्स आपको रेडियस भी गिवन है। इज दिस ओके? आंसर निकाल दिया बच्चों ने, वेरी गुड। ठीक है, तो यहां से आंसर निकल जाएगा, कैसे निकालेंगे बताओ, क्या यूज किया है आपने, आपको फोर्स बतानी है, तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, फोर्स एक्सर्टेड बाय सन ऑन दी अर्थ, वो mv²/r से देते हो ना, है ना, फोर्स की वैल्यू mv²/r से लिख सकते हो, तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा के टर्म्स में कितनी हो जाएगी, m⍵²r, तो सबको मल्टीप्लाई कर दो यार, आंसर आ जाएगा। कर लोगे सबको मल्टीप्लाई, सबको मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। सबको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, मास है आपका 6 × 10⁻24 मल्टीप्लाइड बाय 2 × 10⁻⁻7। मुझे लग नहीं रहा कि आप लोगों का आंसर सही है ये ऑप्शन, मल्टीप्लाइड बाय 1.5 × 10⁻8। तो 10 में से तो 24 माइनस ये हो गया ना, 24 माइनस 15 कितना बचा, ठीक है, तो ये वैल्यूज, अच्छा ओमेगा का स्क्वायर करना है, मैं वही बोलूं कि मैंने कुछ गड़बड़ करी है, ठीक है, ओमेगा का स्क्वायर करना है। तो जब आप लोग सही निकालोगे, मेरा आंसर इसका 36 × 10⁻21 आया था बेटा। ठीक है, मेरा जो आंसर आया था इसका 36 × 10⁻21 आया था। तो एक बार आप लोग भी क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करना, दैट इज व्हाट आई ऑब्टेन्ड एज द आंसर, तो उसको आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हो। क्लियर है बेटा? यहां से आप एक और चेंज करना पड़ेगा जो मैंने नहीं करा है, जो आप लोगों को बताना चाहिए था। यहाँ पे आएगा मेरे पास 10⁻11, क्योंकि हमें इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यू विल हैव टू चेंज इट इनटू 1.4 × 10 1.5 × 10⁻11 मीटर्स। ठीक है, सो व्हेन यू चेंज इट हियर, मैं कैलकुलेशन करके ही दिखा देती हूँ। 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 24 + 11 मतलब 35, 35 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा, 21, तो 10⁻21 तो आ ही गया मेरे पास। अब बाकी आपके पास क्या है, 6 × 4 × 1.5, तो 6 4 24 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, 36 ही तो आएगा, तो 36 × 10⁻21 न्यूटन आ गया ना आंसर। क्लियर है मेरे मैथ्स वाले बच्चों? हाँ बेटा, ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा ना, m ओमेगा स्क्वायर है, तो इसलिए यहाँ पे 2 × 10⁻⁻7 वाली टर्म का भी स्क्वायर कर दिया। ठीक है रेशम बेटा?
ऑल राइट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो डी पे ऐसे टिक मार्क कर दिया जाए, डी पे थोड़ा टिक मार्क वगैरह कर दिया जाए, डी सही आंसर है। डी को थोड़ा सा मिलना चाहिए ना रिकॉग्निशन की, हाँ भाई हम सही हैं। हाँ तो बायो वाले बच्चों, तभी मैंने सरकास्टिकली कहा था शिवानी, यार ये वाली मैथ्स तो कर सकते हो, ठीक है। ये वाली मैथ्स तो, ये ऐसे वो बचपन वाली मैथ्स है। नहीं मैं कहाँ भूल रहा है, आप लोगों को कैसे भूल सकती हूँ मैं बेटा। नहीं, ओमेगा की वैल्यू चेंज भी हो सकती है, ओमेगा की वैल्यू में क्या दिक्कत है, ओमेगा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एंगुलर वेलोसिटी है। जैसे मैथ्स ने, आपने मैथ्स छोड़ दी, मैथ्स ने आपको नहीं छोड़ा, ठीक है। जो फिजिक्स जो अभी पढ़ रहे हैं ना बच्चे, जिन बच्चों ने मैथ्स छोड़ी है, मैथ्स ने आपको नहीं छोड़ा, वो फिजिक्स के फॉर्म में आपके पास वापसी आ गई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। हाँ सर ने बोलना भूल गई, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ऐसे क्वेश्चंस के बीच में थोड़ा सा आपका मन लगाने के लिए ना मैं ऐसे बातचीत कर लेती हूँ, ताकि बच्चे ऐसे एक्टिव रहे क्लास में। बेटा देखो मनसा, इस चीज का आंसर अभी मेरे पास भी नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूंगी जो भी होगा। ऑल राइट, बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है ये तो। ये ऐसा क्वेश्चन है जो सबसे सिंपल क्वेश्चन रहता है इस चैप्टर का। हलीम बेटा हैंड रेस कर रहे हो, कोई डाउट है तो बताओ। आपको क्या बोला है कि एक प्लैनेट है रैंडम, कोई प्लैनेट है आपका, प्लैनेट आपका पी है, यू आर हैविंग अनदर प्लैनेट पी। अर्थ का जो मास है वो 9 टाइम्स है ऑफ द प्लैनेट पी, और जो रेडियस है दैट इज 4 टाइम्स ऑफ द प्लैनेट पी, ठीक है। तो आपको एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो कंपेयर करनी है। अभी कुछ नहीं लिखा है बेटा मैंने मनोज। अरे क्वेश्चन याद कैसे है तुम्हें, 7.47, ठीक है। ऐसे बोलना मत, सॉल्व किया इतनी जल्दी सॉल्व कर नहीं सकते, मैं भी नहीं कर सकती, ठीक है। क्वेश्चन भी नहीं दिख रहा, निया बोल रही है। बेटा एक बार रिफ्रेश करके ज्वाइन करो, बाकी बच्चों को दिख रहा है, हो सकता है इंटरनेट में कुछ दिक्कत हो। एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन आर, है ना। तो यहाँ पे मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ लिख देते हैं। और ये जो रैंडम प्लैनेट है इसकी वजह से कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2g ऑफ रैंडम प्लैनेट अपॉन रैंडम प्लैनेट का मास अपॉन रेडियस ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। तो इन दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं आंसर निकालने के लिए। मुझे वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट निकालनी है, तो वीपी अपॉन वीई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वीपी अपॉन वीई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वीपी अपॉन वीई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 2g से कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, एम पी आर ई अपॉन एम ई आर पी, यही बचेगा। हाँ ठीक है ना, सही बोल रहे हो सब बच्चे, आंसर सही है तुम लोगों का। अब मैं ना ऐसे ऐसे, अब अगली बार से बच्चों को बोलूंगी बेटा वीडियो ऑन करके ना तुम आंसर दिखाओ, सब अपनी कॉपी पे दिखाना कि हाँ सॉल्व किया है नहीं किया। अब यहाँ पे आपको गिवन है कि मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 9 टाइम्स मास ऑफ प्लैनेट, एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 4 टाइम्स रेडियस ऑफ प्लैनेट। सो आई कैन प्लग दैट इन योर वीपी अपॉन वी कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एम पी मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 4 आरपी, ठीक है। नहीं आई थिंक ये सपोर्ट मटेरियल का ही क्वेश्चन है। डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ इज 9 मल्टीप्लाइड बाय एमपी मल्टीप्लाइड बाय आरपी। तो ये काटा पीटी कर दोगे, एमपी एमपी से कट जाएगा, आरपी आरपी से कट जाएगा, बचेगा क्या, वीपी अपॉन वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4/9, है ना। मतलब वीपी इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अर्थ। इज दिस ओके गाइस, स्टक हो गई क्या, विजिबल है आई थिंक बेटा, विजिबल है बच्चों। तो वैल्यू निकल जाएगी, वी की वैल्यू 11.2 आपको गिवन है, ठीक है। वी की वैल्यू 11.2 है, तो वीपी ना बच्चे सही बोल रहे हैं 7.47 आएगा, जगह नहीं बची मेरे पास, 7.47 किलोमीटर पर सेकेंड। इज दिस ओके गाइस। तो इसका आंसर कितना है, इसका आंसर सब बच्चों ने बिल्कुल सही बोला है, तो इसका आंसर है 7.47 किलोमीटर पर सेकेंड। तो सब बच्चे जो लिख रहे थे 7.47 वो आपका वैलिड हो गया। हाँ ग्रेविटेशन में ना आपके जो लास्ट के 2 टॉपिक, एक तो वेटलेसनेस वाला टॉपिक और एक आई थिंक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वाला जो क्वेश्चन है, वो आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वाला जो टॉपिक है वो डिलीटेड है। तो ये लास्ट के 2 टॉपिक्स आपके डिलीटेड है बेटा। ये जो आज हमने क्लास में करा है वो सारा पोर्शन आपका इंक्लूडेड है, ठीक है। पहले बच्चों को कंफ्यूजन थी कि केपलर्स लॉ डिलीटेड है या नहीं है, तो वो डिलीटेड नहीं है आपका। आगे चले, अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। ऐसे कितने क्वेश्चन हो गए। हाँ खुश हो रही है मुस्कान, कुछ डिलीटेड है। ये आप लोगों का वैसे काफी सारी चीजें डिलीटेड है, और दिक्कत वही है कि वो आपके नीट के सिलेबस में तो आ ही रहा है ना, तो वो तो आपको पढ़ना ही है। 4 ही हुए हैं क्या, भेज दूंगी बेटा, अभी भेज देती हूँ, शायद मेरे पास, एक सेकंड मेरा पेन घुस गया अंदर।
मेरे पास अभी मैंने चैटिंग पे टाइप किया था तो है, लग रहा है समझ आया। हाँ तो वो लगना ही तो इम्पोर्टेंट होता है बेटा, मैंने लिंक भेज दिया है, आप एक बार देख लो, ठीक है। अरे अगला चैप्टर अब कल पढ़ेंगे, अभी तो आप हाँ लिंक पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने ऐड कर दिया वहां से लिस्ट। अब आपको बताना है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। इस तरीके का भी क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो हमने वो पढ़ा था ना कि जी की वैल्यू चेंज हो जाती है, उस तरीके का क्वेश्चन है ये। तो आपसे बोला है एट व्हाट डेप्थ इज द वैल्यू ऑफ जी सेम एज एट अ हाइट ऑफ 40 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, ओके लाइबा बेटा, टेक केयर भाई, सब बच्चे अपनी तबीयत का ध्यान रखो, तबीयत का ध्यान रखना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आप लोगों को करनी है। ठीक है, तो हमें पता है बेटा कि जी की जो वैल्यू है वो हाइट के साथ डिक्रीज करती है ना, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे जी की वैल्यू कम होती है। और हमें ये भी पता है कि डेप्थ के साथ भी आपकी जी की वैल्यू डिक्रीज होती है नहीं होती, ये बताओ बताओ मुस्कान, चीनू, पूजा बेटा, है ना। स्क्रीन तो विजिबल है साक्षी, स्क्रीन विजिबल है बेटा, होती है। तो आपसे पूछा क्या गया है कि जी की वैल्यू दोनों साइड में कम हो रही है, आपको बताना है कि भाई कौन सी वैल्यू है ऐसी जिसपे आपकी दोनों की दोनों ये जो जी की वैल्यू आ रही है वो इक्वल हो जाए। तो बच्चे सही बता रहे हैं आंसर, इसका आंसर इसी तरीके से आएगा, और क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपको पता है कि अगर आप हाइट की बात करते हो, वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट, वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट, ठीक है, तो इसका हमने एक्सप्रेशन क्या लिखा था कि जी प्राइम की वैल्यू आ जाती है मैम जी मल्टीप्लाइड बाय 1 - 2h/r। इज दिस ओके, है ना। और अगर हम डेप्थ के बारे में बात करते हैं तो क्या होएगा, अगर आप डेप्थ के बारे में बात करोगे तो वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी निकाली थी। जो बच्चे बोल रहे हैं ना कि मैम ये कैसे आया, तो उन बच्चों की होगी पिटाई। ये आ जाएंगे दोनों एक्सप्रेशन, नहीं समझ में आया तो मैं रिपीट कर देती हूँ। देखा था ना कि जी की वैल्यू एच के साथ, ऑल्टीट्यूड के साथ, डेप्थ के साथ, और वो शेप चेंज होने की वजह से चेंज हो जाती है। तो अगर इसकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, इक्वल होने का क्या मतलब है, जी मल्टीप्लाइड बाय 1 - 2h/r मस्ट बी इक्वल टू जी मल्टीप्लाइड बाय 1 - d/r। और ये कब होगा, जब डेप्थ की वैल्यू कितनी है 2h के बराबर, तभी तो होएगा। तो ये आप एक्सप्रेशन याद भी रख सकते हो, कभी कभी ये वाली यहां तक भी आपसे पूछा जाता है कि बताओ एट व्हाट डेप्थ इज द वैल्यू ऑफ जी सेम एज द हाइट। ठीक है, तो मतलब आप d इज इक्वल टू 2h का एक्सप्रेशन मार्क कर सकते हो। तो सब बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। यहाँ पर आपको जो हाइट की वैल्यू है, h की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, h की वैल्यू आपको गिवन है 40 किलोमीटर के बराबर। ठीक है, इसका मतलब यही है कि जो आपकी डेप्थ रहेगी दैट विल बी 80 किलोमीटर। इज दिस ओके गाइस, ये समझ में आया सबको क्वेश्चन। नहीं मैम ये क्या हो गया वाली सिचुएशन तो नहीं चल रही, रिपीट कर दूं बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या चल रहा है निखिल बच्चा, आपको बोला है कि हमें पता है कि अगर मैं हाइट बढ़ाती हूँ तो जी की वैल्यू कम हो जाती है, और डेप्थ बढ़ाती हूँ तब भी जी की वैल्यू कम हो जाती है। तो आपसे पूछा है कि मेरे पास अगर 40 किलोमीटर हाइट है, उस पर कुछ जी की वैल्यू होगी, ऐसी कौन सी डेप्थ की वैल्यू है जिसपे वही सेम जी की वैल्यू एक्ट कर रही होगी। क्वेश्चन समझ में आया, संजू, मुस्कान, पूजा, निखिल, क्वेश्चन समझ में आया बेटा। ठीक है, तो हमें एक्सप्रेशन पता है, ऑल्टीट्यूड के साथ एक्सप्रेशन क्या होता है, जो जी की वैल्यू है इट इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाइड बाय 1 - 2h/r। और डेप्थ के साथ क्या होता है, जी मल्टीप्लाइड बाय 1 - d/r। तो अगर इन दोनों की वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि यार यहाँ से कंपेयर कर लो ना, जी से कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, 2h/r मस्ट बी इक्वल टू d/r, मतलब 2h मस्ट बी इक्वल टू d। तो डेप्थ की वैल्यू 2h के बराबर होनी चाहिए, जब आपकी डेप्थ की वैल्यू 2h के बराबर है तब आपकी जी की वैल्यू इक्वल आती है। तो वही तो मैंने करा है, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि हाइट आपको 40 किलोमीटर है सरफेस से, मतलब हाइट की वैल्यू 40 किलोमीटर गिवन है, तो डेप्थ 80 किलोमीटर आपकी हो जाएगी। जब आप 40 किलोमीटर ऊपर जाओगे जो जी की वैल्यू होगी, दैट सेम वैल्यू ऑफ जी विल बी देयर इफ यू आर गोइंग 80 किलोमीटर डीप इनसाइड द अर्थ। क्लियर है बेटा, निखिल बच्चा क्लियर है। ठीक है, एक दो बच्चों को और डाउट था, संजू को डाउट था, मुस्कान को डाउट था, रवि को भी डाउट था, क्लियर है बेटा। ऑल राइट, वेरी गुड, क्रिस्टल क्लियर हो गया बच्चों को। तो आगे चलते हैं, अलग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। अब ये आपका केपलर्स लॉ का क्वेश्चन है। मैं ना इस तरीके से क्वेश्चन चूज करके लाती हूँ कि सारे के सारे जो टॉपिक्स पढ़े हैं, सारे के सारे टॉपिक्स आपके क्वेश्चन में कवर हो जाए। जी वाला चीज पढ़ लिया हमने, है ना, जी वाला चीज हम लोगों ने पढ़ लिया, तो करा तो बताओ इसका आंसर क्या है,
करा था तो आंसर निकालो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लोग आंसर निकाल लो, मैं ऐसे बैठी हूँ, मुझे उसमें भी दिक्कत नहीं है। करा था तो बताओ क्या आंसर आएगा बेटा। ठीक है, अब केपलर्स लॉ, बिल्कुल सही बोल रहे हो, सेकंड लॉ यहाँ पे यूज होता है। आपको पता है कि चेंज इन एरिया अपॉन चेंज इन टाइम जो है दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, चेंज इन एरिया अपॉन चेंज इन टाइम आपका कांस्टेंट वैल्यू रहती है। तो ये मुझे A1 गिवन है, ये A2 गिवन है, लेट मी से दैट इसमें कितना टाइम लगा T2 के बराबर, नहीं एक सेकेंड, इफ द टाइम फॉर द प्लैनेट टू मूव फ्रॉम डी टू सी, हाँ फ्रॉम डी टू सी इज T1, ये आपको टाइम T1 गिवन है, ये वाला टाइम आपको T2 गिवन है। ठीक है, ये वाला टाइम आपको T1 गिवन है, सी से डी टू सी में इसको T1 टाइम लगा, और A से लेकर B में इसको T2 टाइम लगा। तो आपसे बोला है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन बताओ, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताओ। तो रिलेशन बताने का क्या मतलब है भाई, रिलेशन बताने का ये मतलब है कि आप लोगों को सबसे पहले तो ये चीज दिख रही है कि A1 अपॉन T1 मस्ट बी इक्वल टू A2 अपॉन T2। यही तो हो गया ना इसका मतलब केपलर सेकंड लॉ का। दिस इज व्हाट केपलर सेकंड लॉ टेल्स मी। केपलर सेकंड लॉ यही तो बताता है हमें। और अब मुझे क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है, अच्छी चीज जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, वो भी चीज देखो, उससे इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, कि शेडेड एरिया एस सी डी, ये जो शेडेड एरिया एस सी डी है मतलब A1 है, इट इज ट्वाइस द शेडेड एरिया एस ए बी। ठीक है, तो शेडेड एरिया A1 जो है इट इज इक्वल टू 2 ऑफ A2। तो यार इसका मतलब क्या है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 2, तो यहां से निकाल लो वैल्यू, मतलब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, तो दोनों के दोनों 2 के बराबर होने चाहिए। स्टक हो गई क्या, आई थिंक विजिबल है बेटा, आ गया आंसर यहां से, आंसर आया नहीं आया, T1 इज इक्वल टू 2T2। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो बहुत आसानी से हो जाने चाहिए किसी से भी। दिख रहा है बेटा, क्लियर है। A1 अपॉन A2 की वैल्यू गिवन है, डायरेक्टली केपलर सेकंड लॉ लगाकर मैंने आंसर निकाला है, मैंने कुछ भी ऐसे अजीबोगरीब घटना नहीं करी। क्लियर है बेटा। ऑल राइट बेटा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी गिवन है, जिसमें बताओ ये बताया गया पोटेंशियल कितना होएगा। चलो एक बार क्लास के एंड तक रुकना बच्चा मनोज, मैं आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अब ये बताओ सबसे पहले कि इसको कैसे निकालोगे, हाउ विल यू डिटर्मिन दिस, हाउ विल यू डिटर्मिन दिस। बेटा 2 इसलिए आया क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन था कि जो एरिया है A1 एरिया जो है दैट इज ट्वाइस ऑफ एरिया A2, तो A1 अपॉन A2 मेरे को 2 के वैल्यू गिवन थी। ठीक है, चलो आगे बेटा, चलो ओके बोल दिया बच्चे ने। तो अब बताओ ये वाला क्वेश्चन कैसे होएगा, ये वाला क्वेश्चन कैसे होएगा। पोटेंशियल की वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखी थी, आप लोगों को याद हो तो, जिन बच्चों को याद नहीं है उनके लिए मैं लिख देती हूँ। एक पोटेंशियल को आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि पोटेंशियल इज इक्वल टू -GM अपॉन 2R मल्टीप्लाइड बाय 3 -R अपॉन R का होल स्क्वायर। आप इस तरीके से पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू निकालो, अगर आप यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू निकालो सरफेस ऑफ अर्थ पे, तो सरफेस ऑफ अर्थ पे वैल्यू कितनी आ जाती है पोटेंशियल की, -GM अपॉन कैपिटल R आपकी वैल्यू आती है सरफेस ऑफ अर्थ पे। ठीक है, और अगर आप ये निकाल रहे हो किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे बाहर, तो आपके पास वैल्यू आती है -GM अपॉन R। तो इसका मतलब है कि जो आपकी पोटेंशियल की वैल्यू है सरफेस ऑफ अर्थ पे वो आपकी मैक्सिमम होती है ना, पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो आपकी मैक्सिमम रहती है, और जब आप सरफेस ऑफ अर्थ पे होते हो उसके बाद आपकी वो डिक्लाइन करनी शुरू होती है। सो यस एवरीवन इज राइट, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन इन दिस केस। इज इट ओके गाइस। बेटा रिकॉर्डेड वीडियो मैंने वो भेजा है ना अपना बिटली लिंक, उस पे सारी रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल है, मेरी यूट्यूब की प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, उसको ऐसे सेव करके रखो, वो इंपॉर्टेंट लिंक है, उसमें आपको सारे की सारी चीजें मिल जाएंगी यार, रिकॉर्डिंग से लेकर और नोट्स मॉड्यूल्स असाइनमेंट, मैंने सब कुछ अपलोड कर रखे हैं। ये वाली वीडियो बेटा अभी एक दिन लगेगा इसको अपलोड होने में, क्योंकि ये यूट्यूब पे अपलोड होती है तभी उसके बाद हम भेज पाते हैं। रिपीट कर देती हूँ, पोटेंशियल का ये वाला एक्सप्रेशन आप नोट डाउन कर लो, ये आपका पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आता है अगर आपकी जो अर्थ होती है, ये वाला एक्सप्रेशन तब आता है जब आपका जो पॉइंट है दैट इज इनसाइड अर्थ।
ठीक है, ये वाला जो एक्सप्रेशन आता है आपका तब आता है जब आपका जो पॉइंट है, जिस भी आप पॉइंट के बारे में बात कर रहे हो, दैट इज इनसाइड अर्थ. So you can see that how that it is decreasing, right? That here as the value of r increases, this value will decrease. जब आप सरफेस ऑफ द अर्थ की बात कर रहे हो तो आपके पास ये एक्सप्रेशन रहता है, और यहाँ पर जब आप आउटसाइड वाली चीज के बारे में बात कर रहे हो तो आपके पास ये एक्सप्रेशन रहता है. ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो पोटेंशियल है इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. सो दैट इज हाउ वी प्लॉटेड ग्राफिकली. इज दिस ओके गाइस? यहां तक क्लियर है सबको? एक और लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, हाँ बेटा, ऑप्शन सी इस केस में सही रहेगा. आई थिंक जब ऐसे बेटा माइक ऑन लास्ट में कर दूंगी, ठीक है, लास्ट में माइक ऑन कर दूंगी. अभी थोड़े ज्यादा बच्चे हैं तो पता है दिक्कत क्या होती है, जब तक पढ़ाई चल रही है ना, तब अगर माइक ऑन करूंगी तो ना मुझे समझ में आएगा ना आप लोगों को समझ में आएगा. तो एक बार पढ़ाई खत्म हो जाए उसके बाद मैं माइक ऑन कर दूंगी, जिसको जितनी बातें करनी है कर लेना. ठीक है, तो अब चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटा. दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर इज टी. तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट. है ना, हमने टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट वाला कॉन्सेप्ट भी सीखा था. सारे के सारे क्वेश्चंस देख लो, जितने क्वेश्चंस अभी तक हमने करे हैं सबके सब अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस करे हैं. ठीक है, तो उससे आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए. सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट. ऑलराइट, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर इज टी. ठीक है, आपको सर्कुलर ऑर्बिट रेडियस आर का टाइम पीरियड आपको टी के बराबर गिवन है. आपको बोला है कि दूसरा जो है, दूसरा आपके पास एक और सैटेलाइट है जिसका सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस है 4r के बराबर. वहां पे आपका जो टाइम पीरियड है वो एक्स टी के बराबर है. तो एक्स की वैल्यू निकाल के बताओ. तो चलो मैं आप लोगों को ना एक्सप्रेशन बता देती हूँ टाइम पीरियड का, उसके बाद आप लोग मुझे आंसर बताना. ठीक है, इतना काम तो कर ही सकते हैं. मैं आपका आधा काम मैंने करवा दिया. टाइम पीरियड का जो एक्सप्रेशन होता है वो कुछ ऐसा आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ r³ अपॉन GME. ठीक है, जहां पे r इज द रेडियस ऑफ द सैटेलाइट. कम एक सेकंड, विजिबल नहीं है. बच्चे बोल रहे मैम कैसे करे क्वेश्चन सॉल्व, एक्सप्रेशन ही नहीं दिख रहा. अभी दिख गया? अभी दिख गया बेटा? तो अब बताओ कि इस सिचुएशन में क्या सही आंसर है. यहाँ पर सही आंसर बता दो मेरे को, काम हो जाएगा. व्हाट इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस? सी ऑप्शन बोल रहे हैं बच्चे, वेरी गुड. मे भी नहीं चलेगा मनोज, जैसे सॉल्व करके बताओ कि सही ऑप्शन क्या है. मे भी नहीं चलेगा. ठीक है, सब बताओ बी, या तो फिर पक्का या फिर नहीं मैम कोई और ऑप्शन सही है. ठीक है, नहीं चलो कोई नहीं बेटा, बी ऑप्शन. हाँ, तो बी सी और डी तीनों सब बच्चों ने ना सारे सारे ऑप्शन सही बोल दिए. तो खाली ए ऑप्शन बच्चा, कोई ए भी सही बोल दो, फिर सारे के सारे ऑप्शन ही सही हो गए मैम. चलो आंसर निकालते हैं. लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द राइट ऑप्शन इन दिस केस. ठीक है, तो यहाँ पर अब आप, ये तो आपका सपोज पुराना टाइम पीरियड हो गया. नए टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी लिखोगे? 2 पाई अंडर रूट ऑफ रेडियस आपको 4 गिवन है. रेडियस आपको 4r का क्यूब हो जाएगा. तो 4r का क्यूब डिवाइडेड बाय GME. ठीक है, तो यहां से मेरे पास टाइम पीरियड कितना आ गया? 2 पाई, है ना, टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ 64r³ डिवाइडेड बाय GME. तो बेटा ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेरे को लगा था मुश्किल क्वेश्चन है. 8 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में मेरे पास बच जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ r³ अपॉन GME. है ना, देखो यहाँ पे भी डी और सी बच्चे सही बोल रहे हैं. दोनों ऑप्शन मार्क करके आओगे ना. ऐसे OMR शीट पे अगर 2 डब्बे काले कर देते तो नेगेटिव मार्किंग हो जाती है. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू टाइम पीरियड, which means that the new time period is equal to 8 times of the old time period. x की वैल्यू आ गई. x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 के बराबर आ गई ना. तो सी ऑप्शन इज राइट. ठीक है, सी 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 सही आ गया आंसर. ठीक है बेटा, आपका अच्छी बात है. ऐसे पता चला क्या 1.5 घंटा कहाँ चला गया? मेरे को इतना पता नहीं चला, जबकि मैं कंटिन्यूअसली बोल रही हूँ. बेटा 64 को अगर आप बाहर, 64 ब्रैकेट में है ना, रूट में है आपका 64. ठीक है, अगर उसको बाहर ले आओगे तो 8 बचेगा ना. ठीक है, हाँ पता नहीं चला ना सच में. हाँ, तो देखा बेटा, यही गलत होता है, ये ऐसे करते हैं गलती. तो वही तो चाहते हैं नीट के एग्जामिनर की आप लोग ऐसी गलतियां करो. ऑल राइट, सो दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास. आई होप सब बच्चों को मजा आया हो. आई होप कि आप लोगों का टेस्ट पेपर वगैरह सब अच्छा हो. एक बार ग्रेविटेशन वाला चैप्टर आज रिवाइज करना. आई थिंक ये चैप्टर आपका बहुत आसानी से अब NCERT से भी हो जाएगा. ऑल राइट गाइज, थैंक यू सो मच.